और विथ कंसेप्ट हम लोग उस हैंडआउट्स को पूरी तरह से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये ऐसा आपका पूरा पैटर्न जो है वो रहने वाला है हमारा। तो जैसे लगभग इसमें 20 हैंडआउट्स रहेंगी रीजनिंग में, और मैथ्स में लगभग 20 हैंडआउट्स रहेंगी, और PYQs के पूरे ये रहेंगे, और कॉम्प्रहेंशन ऐसे लगभग 100+ कॉम्प्रहेंशन होंगे आपके सॉल्व पेपर में। इसके अंदर मॉडल के अंदर 100 जो 1 पैसेज 1 क्वेश्चन का पैटर्न है। हम लोग कॉम्प्रहेंशन मॉडल के अंदर 2 दिन लॉन्ग पैसेज को भी देंगे। लॉन्ग पैसेज मतलब एक पैसेज जिसमें 3-4 क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर अगर 2022 आपने ऑब्जर्व किया होगा तो 2022 में लॉन्ग पैसेजेस 2-3 आए हैं। एक डार्विन का पैसेज आया था, याद होगा शायद आप लोगों को, करेक्ट ना। तो 2-3 पैसेज लॉन्ग पैसेज भी आए, तो इसलिए अब वापस से थोड़ा लॉन्ग पैसेज 1-2 आने चालू हो गए। तो हम लोग 2 लेक्चर देंगे, बाकी के 8 to 10 लेक्चर्स जो रहेंगे हमारे लॉन्ग पैसेज को ही रहेंगे। हमारा जो मॉडल रहेगा इसमें हम लोग फर्स्ट 3 वीक्स हम लोग रीजनिंग को देंगे, फर्स्ट 3 वीक्स टू दी रीजनिंग, देन 1 वीक देन 1 वीक जो रहेगा हमारा वो कॉम्प्रहेंशन को रहेगा। उसके बाद में हम लोग क्वांट स्टार्ट करेंगे। इशू क्या है, कॉम्प्रहेंशन हम लोग 2 से 3 वीक्स लेंगे, बट कॉम्प्रहेंशन एक ही साथ अगर हम लोग 15 दिन ले तो थोड़ा बहुत स्टैग्नेंट मोड आ जाता है माइंड को, और वो बोरिंग भी होने लगता है कि वही, क्योंकि कॉम्प्रहेंशन में क्या है ना, पैटर्न नहीं है। रीजनिंग में 20 टॉपिक है, हर रोज एक टॉपिक 1.5 टॉपिक हमारा होने वाला है। तो आपको एक थोड़ा क्या रहता है कि चलो आज ब्लड रिलेशन लिया, कल डायरेक्शन डिस्टेंस लिया। ये कॉम्प्रहेंशन में ऐसा कुछ भी नहीं, पैसेज है वो पढ़ना है, उसका क्या निकालना है, आपको आंसर निकालना है। तो इसीलिए बहुत लोग निगलेक्ट भी करते हैं और वो थोड़ा बोरिंग भी होता है। तो पहला मेरा वीक रहेगा कॉम्प्रहेंशन में जब लूंगा, तो फर्स्ट वीक ओनली ऑन द बेसिक कंसेप्ट, बेसिक फाउंडेशन किस तरह से आपके क्रिएट होते हैं उसको ये करें। ओके, तो अजम्पशन, कंक्लूजन, इन्फरेंसेस, ये जो कंसेप्ट है हर इस पे एक लेक्चर रहेगा, हर टॉपिक पे एक दिन लेक्चर्स। और उसके बाद में हम लोग दो वीक्स जो है वो क्वांट लेंगे, ठीक है, 2 वीक्स क्या लेंगे, क्वांट लेंगे। फिर वापस से 1 वीक, तो पहले 2 वीक के अंदर क्या है, जो बेसिक क्वांट है मतलब टाइम वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंसेस, परसेंटेजेस, एवरेजेस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप्स, ये जो हमारे रेगुलर टॉपिक्स है इसको हम लोग कवर करेंगे। देन वापस 1 वीक, नेक्स्ट अगला वीक जो रहेगा वो कॉम्प्रहेंशन, जिसके अंदर मेजरली फोकस रहेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड द PYQs। ओके, PYQs पैटर्न्स एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो उस तरह से नेक्स्ट वीक में हम लोग क्या करेंगे, कॉम्प्रहेंशन को खत्म करेंगे। स्टार्ट हो गया, ओके। और देन उसके बाद वापस से 2-3 वीक क्वांट चलेगा, फिर वापस से फिर क्वांट, फिर उसमें एडवांस क्वांट जो नंबर सिस्टम बेस्ड पैटर्न्स हो गए, देन डेटा इंट्रोडक्शन, डेटा सफिशिएंसी पैटर्न्स हो गए, उस तरह से। हाँ, ओके, हाँ, तो चलो सॉरी पावर ब्रेकेज आज बहुत ही हो रहा है, ऐसा होता नहीं है यूजुअली, बट पहला ही लेक्चर है आज तो पावर थोड़ा ब्रेकेज हुआ, सॉरी। आप कुछ गलत उसको ये मत करना कि नहीं ऐसे ही हमेशा लाइन जाती है कि यहाँ पे फिर हमारा पढ़ाई कैसी होगी, रोज आधा घंटा ये होगा। मैं बोला कल से 10:30 बजे शार्पली हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, 10:30 को लेक्चर स्टार्ट होगा, 10:30 to 12:30, तो ऐसा कुछ टाइम आपका जाएगा नहीं, मुझे भी पता है, मैं भी एस्पिरेंट रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है। आज थोड़ा लेट चालू हुआ, सॉरी फॉर दैट। ओके, हाँ, तो थोड़ा डिस्ट्रप्शन हो गया। तो अभी मैंने आपको क्या बोला है कि टोटल आपका अटेम्प्ट जो है वो कितना होना चाहिए, क्वेश्चंस कितने आ रहे कॉम्प्रहेंशन पे, 25। अगर हम इसको 20 अभी का अजूम करें, लेट्स सपोज 20, तो अभी यहाँ पे हमारा फिर 5 मार्क किधर उधर हो गए। यहाँ पे हमारा टोटल कितना होता है, 25 to 35 एंड 28 कितना हो रहा है, 80 हो रहा है टोटल। यस, नहीं 25 20 प्लस हो रहा है ना। हाँ, तो टोटल इज व्हाट, 80। आपका अटेम्प्ट कितना लगभग होना चाहिए, इट इज 15 क्वेश्चंस। यहाँ पे कितने क्वेश्चंस आपके अटेम्प्ट, 15। ओके, हाँ, यहाँ पे आपका 15 to 17 तक अटेम्प्ट होना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ सबसे ज़्यादा मैक्सिमम आउटपुट कौन सा देगा आपको, रीजनिंग सबसे स्कोरिंग है। ओके, क्योंकि लेवल अभी भी कम है, तो यहाँ पे आपको 70 to 80% अटेम्प्ट के साथ चलना है। आपको ध्यान रखना है कितना अटेम्प्ट के साथ, क्योंकि इधर हम लोग डायरेक्ट आधे पे आ रहे हैं, तो वहाँ पे आपको 70 to 80% एंड विद द स्ट्रॉन्ग एक्यूरेसी। 80% अटेम्प्ट एंड 80% एक्यूरेसी, मतलब 80 मल्टीप्लाइड बाय 80 दैट इज 65% आपका नेट गुड करेक्ट आना ही चाहिए किसके अंदर, रीजनिंग में। ओके, एंड मैथ्स, ओके, अगेन अप्रोक्सीमेटली 15 क्वेश्चंस है, उसमें से अटेम्प्ट कितने हैं, 20 क्वेश्चंस। ओके, कितने अटेम्प्ट है, 20 क्वेश्चंस। ओके, 15 तो हमने डायरेक्ट छोड़ दिए उसके अंदर, पर 15 सबके सब नंबर सिस्टम के नहीं छोड़े, हाँ, तो डायरेक्ट उसको स्किप करोगे आप। ओके, ठीक है, 15 to 17 एंड 20 क्वेश्चंस, करेक्ट। हाँ, तो ये आपको यहाँ पे है अटेम्प्ट्स हो गए आपके। उसके बाद में नेट करेक्ट, मतलब निगेटिव जाके
नेट करेक्ट जो मैंने आपको पढ़ाया अभी, नेट करेक्ट 10 क्वेश्चंस, 10 का मैं रूल बताऊँ, 10 to 12 क्वेश्चंस, अगेन 10 to 12 क्वेश्चंस। ओके, ये नेट करेक्ट निगेटिव जाके, क्योंकि 20 है, आप अटेम्प्ट करोगे तो जरूरी थोड़ी कि सब आपके करेक्ट आएंगे ना, 20 के बाद में 5 वैसे भी गलत होने, और 5 गलत होने तो 2 क्वेश्चन और 1/3 के कारण निगेटिव कारण और कम होने आपके, तो 12-13 पे आप पहुंचोगे, करेक्ट ना। तो इस तरह से आपका जो ये है वो रहना चाहिए। ओके, दैट इज योर नेट गुड क्रेडिट। अगर ये अप्रोच को आप लेकर चलोगे तो यू विल क्वालिफाई द पेपर। आप लोग इजीली सीसेट पेपर को क्या कर सकते हो, क्वालिफाई कर सकते हो। तो ये इतना अप्रोच आपको रखना है, करेक्ट। हाँ, तो मैंने आपको बोला है कि मॉड्यूल्स हमारा जो स्टार्ट हो, तो मैंने अभी आपको लिस्ट वगैरह दी है कौन से टॉपिक्स हम लोग करेंगे मॉड्यूल के अंदर वगैरह, करेक्ट ना। लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी में क्या क्या आता है, इसमें क्या क्या आता है, कॉम्प्रिहेंशन, तो हम लोग वो जो क्या टॉपिक्स है क्या नहीं है वो हम देखेंगे। देखो सबसे ज़्यादा जो आता है कौन सा, बेसिक न्यूमरेसी एंड दी डेटा इंटरप्रिटेशन। तो इसमें क्या क्या कौन से टॉपिक्स है, इसमें कौन से इंपॉर्टेंट है कौन से नहीं है वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे ही। ओके, सबसे पहले हम लोग एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं। तो मैंने बोला जो सबसे निगलेक्टेड पॉइंट है हमारे पेपर का वो कौन सा है, कॉम्प्रिहेंशन। हम लोग वैसे तो स्टार्ट रीजनिंग से करने वाले मॉडल की, बट आज इंट्रोडक्शन है तो मैं थोड़ा बहुत, क्योंकि इसके बारे में बहुत कम पता है स्टूडेंट लोगों को। एटलीस्ट टाइम वर्क, टाइम स्पीड, डिस्टेंस आप लोगों ने बचपन में किया तो भी होगा, लेकिन कॉम्प्रिहेंशन को हम लोग फोकस नहीं करते। तो कॉम्प्रिहेंशन का मैंने बोला ना सबसे निगलेक्टेड पार्ट है, और इसमें क्या है कि आउटपुट इनपुट आउटपुट रेशो है वो क्या है, बहुत ज़्यादा कम है। जैसे साइंस एंड टेक होता है आपका एग्जाम में, वही अगर आप लोग देखोगे पॉलिटी, अब तो पॉलिटी थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है दिनों दिन, नहीं तो पहले हम जो पढ़ते थे तो जो पॉलिटी पे 12-15 क्वेश्चन आते थे तो हमारा रहता था टारगेट कि 11-12 तो आना ही है। इसलिए लक्ष्मीकांत को ही क्या उसके बाहर कुछ ज़्यादा आता नहीं था हमारे टाइम पे। अभी तो मैंने सुना कि गवर्नेंस पे बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, तो अभी चेंज हुआ है, बट हमारे टाइम पे तो वैसा इनपुट आउटपुट रेशो हम लोग कुछ ठहरा के जाते हैं ना कि मेरे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से। तो सबसे कम इनपुट आउटपुट रेशो किसमें है, कॉम्प्रिहेंशन में। इसलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, निगलेक्ट करते कि नहीं यार वो बराबर नहीं आते, क्या समझते ही नहीं, वो क्या पूछते हैं, क्वेश्चन कुछ अलग पूछ रहा है, आंसर कुछ क्या हो रहे हैं, अलग आ रहे हैं। इस तरह से हम लोग थोड़ा अप्रोच को रखते हैं। बट आपको सबसे बड़ा एडवांटेज कॉम्प्रिहेंशन में जो है वो क्या है कि कॉम्प्रिहेंशन में केवल यूपीएससी को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो 5 ही पैटर्न में क्वेश्चन आ रहे हैं आपको। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ओनली 5 पैटर्न्स। कॉम्प्रिहेंशन में कितने पैटर्न में क्वेश्चन आ रहे हैं, 5 पैटर्न। पहला कौन सा है, क्वेश्चंस एंड आंसर। पहला पैटर्न कौन सा है, क्वेश्चंस एंड आंसर, मतलब जनरल कॉम्प्रिहेंशन, जो बहुत कम हो गए थे प्रीवियस 2021 तक, 18-19 से लगभग खत्म हो गए थे। मतलब कुछ पूछा टॉपिक आपको और उसके ऊपर से पूछ रहे कि व्हाई ही हैज डन दिस, व्हाट आर द पॉइंट्स, ओके व्हाट आर द रीजन बिहाइंड दैट, ऐसा कुछ तो भी क्वेश्चंस कुछ पूछे गए आ रहे जो रेगुलर कॉम्प्रिहेंशन में होता है। बट अगर आप लोग ऑब्जर्व करोगे 2022 का पेपर, वापस से क्वेश्चन एंड आंसर्स के पैटर्न्स इमर्ज हो गए। हाँ, भले अभी तक लोगों ने यही ऑब्जर्व नहीं किया है। आप लोगों ने 2022 का अगर आप लोग पेपर देखोगे तो आपने ऑब्जर्व किया कि हाँ इसमें भी छोटे पैसेजेस है, 1 पैसेज 1 या 2 क्वेश्चन है, वही तो पैटर्न है। नहीं, अब तक अगर आप लोग देखोगे 2017-18 से केवल पैटर्न क्या आ रहे थे, अजम्पशन, व्हाट इज द मोस्ट रैशनल क्रिटिकल अजम्पशन, देन इन्फरेंस, कंक्लूजन, करोलरी, अरे इस पैटर्न देखे आपने, देन सेंट्रल थीम, क्रक्स, मेन आइडिया, एंड व्हाट इज मोस्ट लॉजिकल, इम्प्लीकेशन। बराबर है। सो अजम्पशन क्या है, इन्फरेंस, कंक्लूजन, करोलरी क्या है, सेंट्रल थीम क्या है, क्रक्स से मेन आइडिया क्या है, इसके ऊपर ही मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आ रहे थे और ये लगभग आते नहीं थे। लेकिन 2020 आधा पार्ट ये आया है और आधा पार्ट क्वेश्चन एंड आंसर पैटर्न्स भी आए हैं। तो यूजुअली कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन में आपको केवल 5 पैटर्न्स आ रहे हैं यूपीएससी में। प्रीवियस 7-8 ईयर का अगर आप लोग ऑब्जर्व कर रहे हो तो ओनली 5 पैटर्न्स। तो एडवांटेज कॉम्प्रिहेंशन में क्या है कि कम टाइम में, अब मैथ्स पढ़ना है तो आपको कितने टॉपिक्स स्टडी करने हैं, 20-25 टॉपिक्स। रीजनिंग पढ़ना है, कितने टॉपिक स्टडी करने हैं, 20। हर टॉपिक कुछ अलग है, इंटरलिंक होगा, लेकिन हर टॉपिक का कंसेप्ट क्या है, अलग है। बट कॉम्प्रिहेंशन में ऐसा नहीं है, केवल कितने टॉपिक्स है, 5, और वो भी इंटरलिंक्ड है। वो भी क्या है, अगर लैंग्वेज का फ्लो आपको ध्यान में आ गया तो आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर्स निकाल सकते हो। तो ओनली 5 पैटर्न्स। फर्स्ट इज क्वेश्चन एंड आंसर, सेकंड इज अजम्पशन बेस्ड पैटर्न, जो सबसे ज्यादा आया है पिछले 4-5 साल में। कौन सा, अजम्पशन बेस्ड पैटर्न। थर्ड पैटर्न इज व्हाट, इन्फरेंस, कंक्लूजन एंड करोलरी। ओके, इन्फरेंस, कंक्लूजन एंड करोलरी। फोर्थ पैटर्न, सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज, क्रक्स ऑफ द पैसेज और द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज। ओके, एंड नंबर 5 दैट इज व्हाट, इम्प्लीकेशंस। नंबर 5 कौन सा है, इम्प्लीकेशन और लॉजिकल इम्प्लीकेशंस। ओके, हाँ, तो अभी हम लोग आते हैं इसके अंदर कॉम्प्रिहेंशन के अंदर। तो थोड़ा बहुत कुछ कॉम्प्रिहेंशन के बेसिक्स जो फाउंडेशन है कि ये होता क्या है, कंक्लूजन, इन्फरेंस। ओके, इसको हम लोग थोड़ा देखेंगे। सो कॉम्प्रिहेंशन ये वर्ड जो आया है वो लैटिन टर्म से आया है। इन द लैटिन, व्हाट इज कॉम्प्रिहेंशन? कॉम्प्रिहेंशन इज अ ट्रांसफरिंग ऑफ एन आइडिया फ्रॉम ऑथर्स माइंड टू द रीडर।
ऑथर की कोई आइडिया है वो रीडर तक पहुंचे, इसकी प्रोसेस जो है वो क्या है, कॉम्प्रिहेंशन है. सो कॉम्प्रिहेंशन इज अ लैटिन टर्म, इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू टर्म. फर्स्ट इज अ कॉम्प. कॉम्प मीन्स कंप्लीट. कॉम्प मीन्स व्हाट इन द लैटिन? कॉम्प मतलब क्या होता है, कंप्लीट. और सेकंड इज व्हाट, हेंशन. हेंशन मीन्स व्हाट, अंडरस्टैंडिंग. हेंशन मतलब क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग होता है. सो कॉम्प्रिहेंशन मीन्स व्हाट, कॉम्प्रिहेंशन मीन्स अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग. तो ऑथर का कोई व्यू है, ओके, वो व्यू जो है उसका जो कोई राइटअप है, ओके, वो आप तक पहुंचना, आपको कितना अंडरस्टैंड होता है, वो चेक जो प्रोसेस करती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्रिहेंशन बोलते हैं. ओके, तो कोई भी चीज़ कॉम्प्रिहेंड कैसी होती है, तो कॉम्प्रिहेंशन इज एक्चुअली अ 4 स्टेप प्रोसेस. ओके, बहुत से लोगों को ये रहता है कि पहले क्वेश्चन पढ़े या पहले आंसर पढ़े वगैरह वगैरह. ये कॉम्प्रिहेंशन आप 5th क्लास का कर रहे हो क्या, कि वोकैबुलरी कोई लोग करेंगे इसके अंदर, करेक्ट ना? तो वो नहीं, हमारा कॉम्प्रिहेंशन पूरी तरह से क्या है, अलग है. अब बताओ, व्हाट इज द मोस्ट रैशनल एंड लॉजिकल कंक्लूजन ऑफ द पैसेज, इन्फ्रेंस ऑफ द पैसेज, अजम्पशन ऑफ द पैसेज. क्वेश्चन आप पढ़ भी लेंगे और ऑप्शन पढ़ेंगे भी तो आपको क्या पता चलने वाला है उससे. उल्टा आप लोग पहले ऑप्शन पढ़ोगे तो आप ही कंफ्यूज हो जाओगे. तो कॉम्प्रिहेंशन जो प्रोसेस है, आपको अगर पैसेज सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहला स्टेप आपको क्या है, आपको किस पे फोकस करना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग करोगे, पर अंडरस्टैंडिंग से पहले क्या होना आना चाहिए, अरे रीड करते आना चाहिए ना. लैंग्वेज, देखो लैंग्वेज अगर आपकी डेवलप नहीं है तो कॉम्प्रिहेंशन उस लेवल पे डेवलप होगा क्या. आप लोग मेंस किस लैंग्वेज में लिख रहे हो रे, आप लोग मेंस कौन से लैंग्वेज में लिख रहे हो, सब इंग्लिश वाले, मराठी, ओके, मराठी में लिखने वाले हैं. और कोई अदर लैंग्वेज, हिंदी, ओके, हिंदी में लिख रहे हो मेंस, ओके. तो अभी आपको ऑप्शन है किसके अंदर, मेंस में, डिफरेंट लैंग्वेज में. लेकिन अगर आप लोग प्रीलिम्स देखोगे तो प्रीलिम्स में आपको 2 ही ऑप्शन है, एक तो क्या है इंग्लिश या तो क्या है हिंदी. ओके, और यूजुअली प्रॉब्लम ये होता है कि जो लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, लाइक मराठी हो गए, तमिल हो गए, तेलुगु हो गए, साउदर्न लेंगे या और भी, तो वहाँ पे भी जो प्रॉब्लम जा रहा है कि उनको ऑप्शन एक तो इंग्लिश है या तो क्या हिंदी है. इंग्लिश क्या होती है, थोड़ी डिफिकल्ट जाती है लैंग्वेज, अगर ग्रेजुएशन आपका इंग्लिश में से नहीं हुआ होगा तो. और हिंदी जो है वो जो एग्जाम में हिंदी की लैंग्वेज आती है, करेक्ट ना, वो लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड वालों को तो समझना क्या होता है, डिफिकल्ट होता है, करेक्ट ना. तो सबसे पहले तो लैंग्वेज पे वर्क करना आपने चाहिए, क्योंकि अगर लैंग्वेज आपको नहीं आता, आपका लॉजिक बहुत अच्छा है, बहुत आप लॉजिक अच्छे अप्लाई कर सकते हो, आपका कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छा है, बट अगर मैं आपको फ्रेंच लैंग्वेज में पैसेज दे दूँ और बोला चलो पढ़ो, लगा सकते हो आप, आपके लॉजिक का कोई यूज़ नहीं है अगर आपको लैंग्वेज नहीं आ रही है. ओके, हाँ, मैं आपको यह लॉजिक बताऊंगा, मैं आपको वेज बताऊंगा, टेक्निकलिटीज बताऊंगा, लेकिन लैंग्वेज तो आपको आपके अंडरस्टैंड होना चाहिए. मैं यह स्पोकन इंग्लिश का क्लास नहीं ले रहा हूँ या वोकैबुलरी का क्लास नहीं ले रहा हूँ, करेक्ट ना. तो लैंग्वेज पे तो वर्क आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना होगा, करेक्ट ना. तो सबसे पहले किसी को भी अगर आपको अंडरस्टैंड, जैसे मैंने बोला फ्रेंच आप नहीं पढ़ सकते, आप क्यों कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकते, क्योंकि आप नहीं पढ़ सकते. दैट्स वाई सबसे पहला फॉरमोस्ट थिंग है आपको रीडिंग आना चाहिए. आपको क्या आना चाहिए, रीडिंग. तो फर्स्ट स्टेप ऑफ कॉम्प्रिहेंशन इज व्हाट, रीडिंग. तो रीडिंग मैंने बोला वोकैबुलरी में आपकी डेवलप नहीं कर सकता, लेकिन रीडिंग के भी कुछ रूल्स है, कुछ कीवर्ड्स आते हैं जहाँ पे ओनली आता है, एवरी आता है, ऑलवेज आता है, करेक्ट ना, ऐसे कुछ कीवर्ड्स होते हैं, देयरफॉर आता है. तो कहाँ पे ऑथर का मेन व्यू आ रहा है, कहाँ पे नहीं आ रहा है, ऐसे कुछ रीडिंग के रूल्स है. वो रूल्स में आपको टेक्निकल चीज़ें आपको मैं पढ़ाऊंगा. दैट इज रीडिंग. आफ्टर रीडिंग हम लोग कोई भी आर्टिकल, आप लोग लक्ष्मीकांत का जो किताब है, लक्ष्मीकांत सर का, ओके, उसमें सबसे पहले आप लोग क्या करते हो, रीड करते हो ना, उसके बाद क्या करते हो, अंडरस्टैंडिंग, डायरेक्ट अंडरस्टैंड करते हो क्या, नो, यू अप्लाई द लॉजिक. थिंक करते हो ना, थिंक तो करेंगे थोड़ा, यस. आफ्टर थिंक आपका क्या होता, अंडरस्टैंडिंग होगा, और उसके बाद आपका क्या होगा, क्वेश्चन सॉल्विंग होगा. आप बोल रहे हो गया है, लेकिन कितना हुआ है जब टेस्ट देते तब पता चलता है ना, इसलिए मोस्ट ऑफ द लोग टेस्ट को आते ही नहीं है, क्योंकि कुछ आता ही नहीं है, करेक्ट ना. तो पहले क्या है, पहला हो गया रीडिंग, आफ्टर एप्लीकेशन लॉजिक. जब रीड करते हो तब बाद में आप लॉजिक अप्लाई करो. थिंक करते हो ना, लक्ष्मी कॉम्प्रिहेंशन कोई अलग नहीं है, आपका डेली स्टडी जो है, जीएस का स्टडी मतलब क्या है, कॉम्प्रिहेंशन. ये क्या है, अरे आप पढ़ रहे हो, थिंक कर रहे हो और उससे समझ रहे हो, ये क्या है, कॉम्प्रिहेंशन ही. आप जो जीएस के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो एक प्रकार से वो क्या है, कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन से आप लोग क्या कर रहे हो. बस प्रॉब्लम क्या है कि जीएस का कंटेंट आपने घर पे पढ़ा है, वो न देखे हुए आपको क्या करना है, आंसर निकालने. वहां पे क्या करना है, सीसेट में क्या है कि आपको दिया है कंटेंट, वहीं पे पढ़ के आपको क्या करना है. बाय द वे द प्रोसेस ऑफ लॉजिक इज सेम इन द बोथ, वे इज डिफरेंट, बट द लॉजिक का प्रोसेस जो है वो क्या है, सेम है. तो आपका डे टू डे स्टडी जो है वही क्या है,
कॉम्प्रिहेंशन है. तो कॉम्प्रिहेंशन इज फर्स्ट प्रोसेस. फर्स्ट इज रीडिंग, लॉजिक एंड थर्ड इज अंडरस्टैंडिंग. अंडरस्टैंड हुआ मतलब आपको अंडरस्टैंड होना है मतलब ही क्या, कॉम्प्रिहेंड हुआ. बट आपको क्या कॉम्प्रिहेंड हुआ ये पेपर सेटर चेक करेगा ना आपका, उसको राइट है वो चेक करने का. आप तो पूरे पढ़ाई हो गई है, इसीलिए वो आपको क्या दे रहा है, क्वेश्चन दे रहा है. तो क्वेश्चन सॉल्विंग इज द लास्ट स्टेप ऑफ अ कॉम्प्रिहेंशन. लेकिन मिस्टेक क्या हो रही है, यूजुअली सीसेट का स्टडी मैथ्स के तो भी कुछ किताबें आप लेके आते हो, कॉम्प्रिहेंशन के लिए क्या है, केवल एकेडमी के पेपर्स, जो दिल्ली के एकेडमी के 8-10 पेपर जेरोक्स सेंटर पे लाके पूरा गट्ठा लाना सीसेट का, और रोज के 2-4 पेपर क्या करना, सॉल्व करना. यही आपका केवल फोकस है, दैट इज ओनली ऑन क्वेश्चन सॉल्विंग. लेकिन आपने कभी वर्क ही नहीं किया रीडिंग पे, आपके लॉजिक पे और आपके अंडरस्टैंडिंग पे, इसलिए आपका एग्जाम में क्या आता है, आउटपुट नहीं आता है. बहुत से लोग उसी ऑरा में रहते हैं कि चलो मैंने इस एकेडमिक का पेपर सॉल्व किया और मुझे उसमें 75 आ गए, तो मेरा क्या है, अच्छा है चलो मैं क्वालिफाई तो हो रहा हूँ उस एकेडमी के पेपर के अंदर. लेकिन आप ये भी नहीं सोच रहे कि उसके अंदर आपने 10-15 क्वेश्चन तो तुक्के मारे, उसमें से कुछ बराबर आ गए इसलिए आप क्वालिफाई हुए. तो आप अभी भी उस कॉन्फिडेंट लेवल पे नहीं पहुंच पाए जहां पे आपने क्या पहुंचना चाहिए. करेक्ट ना. तो ये नेम यूजुअली लॉजिक का प्रोसेस होता क्या है, इसको हम लोग थोड़ा देखेंगे एक एग्जांपल के थ्रू. सो विल टेक एन एग्जांपल राइट नाउ. तो चलिए एक पैसेज लिखिए, नोटबुक में लिखेंगे आप लोग. आपके पैसेज मतलब केवल एक लाइन का पैसेज है, और इसीलिए हमको एक एक लाइन से अंडरस्टैंड करना है. ऐसा नहीं होता है कि आपने बड़ा पैसेज लेके आ गया पूरा ओके और उसको सॉल्व किए जा रहे हो और आपका कॉम्प्रिहेंशन डेवलप होगा. मैं आपको सिंगल लाइन को कैसे रीड करना है, किस तरह से कॉम्प्रिहेंड करना है, कहाँ ऑथर का व्यू आता है, ये बताऊंगा. ओके सो लिखिए, criminal politicians एक पैसेज लिख रहे हैं हम लोग. सो राइट देयर, क्रिमिनल पॉलिटिशियंस लिखा है क्या पहले हमने, मे हैम्पर, आज पहला ही तो लेक्चर है, कहाँ से लिखेंगे रे, may hamper party's image in upcoming elections. Upcoming elections. That's why Ramesh Bhau is the name. That's why Ramesh Bhau should not given. शुड नॉट बी गिवन होना चाहिए ना, शुड नॉट बी गिवन पार्टिस टिकट. दैट्स वाई रमेश भाऊ शुड नॉट बी गिवन पार्टिस टिकट. बस इतना पैसेज है, बस खत्म. ओके. Criminal politicians may hamper party's image in upcoming legislative assembly upcoming elections. That's why Ramesh Bhau should not be given party's ticket. ऐसा को पैसेज देते. कभी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि व्हाट इज एन मोस्ट रैशनल एंड क्रिटिकल अजम्पशन ऑफ दिस पैसेज, व्हाट इज इन्फरेंस ऑफ द पैसेज, व्हाट इज व्हाट कंक्लूजन ऑफ द पैसेज, व्हाट इज एन क्रक्स ऑफ द पैसेज. ओके, ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछे ना. तो ये सब क्या होता है. ओके तो सबसे पहले हम लोग जब भी देखते हैं तो हमेशा आपको कोई अगर लेक्चर आप लोग गेस्ट लेक्चर अटेंड करते हैं किसी का, तो आपको हमेशा बताता है कि ऑथर क्या बोल रहा है ये समझने का प्रयास कीजिए, ऑथर को क्या बोलना है. अब इसके अंदर आप लोग देखोगे तो ऑथर पूरा व्यू ऑथर का ही है, फिर भी उसको मेनली क्या बोलना है, जिसे हम लोग बोलते हैं कि व्हाट इज एन मेन आइडिया ऑफ द पैसेज. अब ये मेन आइडिया हम लोग कैसे ढूंढते हैं. ओके और मेन आइडिया मतलब क्या होता है, इसके अप्रोच क्या होते हैं, डिफरेंट एंगल्स क्या होते हैं. तो सबसे पहले इसको सबने पढ़ लिया क्या है. क्रिमिनल पॉलिटिशियंस में हैम्पर पार्टीज इमेज इन अपकमिंग इलेक्शंस. दैट्स वाई
रमेश भाऊ शुड नॉट बी गिवन पार्टीज टिकट, इसलिए रमेश भाऊ को टिकट मत दो, रमेश भाऊ को पार्टी का टिकट मत दीजिए। ये आपका क्या आया, पैसेज आया है इसके अंदर, कितना ये आपको पैसेज दिया है इसने यहाँ पे कि रमेश भाऊ को पार्टी का टिकट नहीं देना चाहिए। अभी मेनली इस पैसेज को आप लोग ऑब्जर्व करोगे तो कितने पार्ट में डिवाइडेड है ये पैसेज, 2 पार्ट में। कि हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ दिस पैसेज, 2 पार्ट, विच आर 2 पार्ट्स। पहला पार्ट क्या बोल रहा है, क्रिमिनल पॉलिटिशियंस में हैम्पर पार्टीज इमेज इन अपकमिंग इलेक्शंस, ओके। और सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, रमेश भाऊ शुड नॉट बी गिवन पार्टीज टिकट, ओके। और सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, रमेश भाऊ को पार्टी का टिकट मत दीजिए या नहीं देना चाहिए, ओके। तो अभी इसके अंदर अगर आप लोग ऑब्जर्व करोगे तो किस तरह से हम लोगों को अभी कोई भी क्या बोलता है कि सेंट्रल थीम आपको चाहिए, ओके, मेन आइडिया आपको चाहिए। तो इसमें ऑथर का मेन आइडिया क्या है, पार्टी की इमेज अच्छी होनी चाहिए, ओके, डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, ओके, हाँ, ओके, अगेन और बताइए। इतना क्वेश्चन आता है ना, सेंट्रल थीम क्या है या कंक्लूजन ऑफ द पैसेज, तो मुझे आप कंक्लूजन बताओ इसका क्या है। नहीं नहीं, ओके। और सर आपका व्यू, क्यों नहीं देना है, हाँ नहीं, कंक्लूजन क्या है फिर इस पैसेज का, मुझे कंक्लूजन बताइए ना आप, कंक्लूजन क्या मतलब क्या बोलना है। ओके, क्रिमिनल, ओके। चलो अभी जब भी हम लोग देखते हैं ना तो हम लोग ठीक है अभी पैसेज को ऑब्जर्व करते हैं, कॉम्प्रिहेंड जब करते हैं तो मेन व्यू ऑफ द ऑथर हम लोग ढूंढते हैं। तो सबसे पहले भी आपने कुछ एप्लीकेशन बेस दिए कि डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स वगैरह वगैरह, तो सबसे पहले ध्यान में रखना है आपको कि कंक्लूजन जो होता है, जब मेन आइडिया जो होता है वो डायरेक्टली ऑथर मेंशन करता है पैसेज में, मतलब पैसेज आपको डायरेक्टली, जैसे डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स ये आपने एप्लीकेशन दिया, हमको ये एप्लीकेशन नहीं चाहिए, कंक्लूजन या मेन आइडिया इस एप्लीकेशन नहीं होता है। मेन आइडिया, अरे मुझे जो बोलना है मेनली वो तो मैं डायरेक्टली बोलूँगा ना। कोई अगर लीडर है वो भाषण दे रहा है, लेट्स सपोज एनी पार्टी, और वो अपोज कर रहा है अपोजिशन पार्टी को, बाद में बोल रहा है कि बाय द वे फाइनली एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आने वाले इलेक्शन में हमारे इस पे आप बता के हमको क्या है जीता के दीजिए। तो उसका मेन व्यू क्या है, मेन आइडिया क्या है कि पार्टी को उसको जिताना है, उसके पार्टी को जिता के दीजिए, उसने बोला है। तो देखो जो ध्यान में रखिएगा, व्हेनेवर देयर इज एन कंक्लूजन, वो आपको बात वहाँ पैसेज में डायरेक्टली पता चलेगी, यू विल गेट अ डिटेल आइडिया। हाँ, यूपीएससी क्या करेगा, केवल उस वर्डिंग को चेंज कर देगा। यूपीएससी क्या वैसे कैसे उठा के लाइन नहीं डालेगा, वो उस वर्डिंग को क्या करेगा, बट वो व्यू वहाँ पे डायरेक्टली मेंशन्ड होगा पैसेज में। दैट इज नोन एज कंक्लूजन ऑफ द पैसेज और द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज, ओके। तो यहाँ पे हम लोग एप्लीकेशन बेस जाने से अच्छा पैसेज को ऑब्जर्व करते हैं। पैसेज के केवल 2 पार्ट है, चलो आपको और सिंप्लीफाई कर देता हूँ, केवल 2 ही पार्ट है। पहला वाला पार्ट क्या है, क्रिमिनल पॉलिटिशियंस में हैम्पर द पार्टीज इमेज इन अपकमिंग इलेक्शंस, ये पहला पार्ट हुआ। सेकंड पार्ट क्या हुआ, दैट्स व्हाई रमेश भाऊ शुड नॉट गिवन पार्टीज टिकट, ये क्या हुआ, दूसरा पार्ट हुआ। मेन आइडिया इन दोनों पार्ट में से कोई तो भी एक पार्ट है। मेन आइडिया क्या है, इन दोनों पार्ट में से कोई तो भी एक पार्टी क्या है, मेन आइडिया है। तो कौन सा पार्ट मेन आइडिया हुआ, कौन सा पार्ट मेन आइडिया है, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, फर्स्ट या सेकंड ऑब्जर्व करिए। क्रिमिनल पॉलिटिशियन में हैम्पर द पार्टीज इलेक्शन इमेज इन अपकमिंग लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस, देन अगेन रमेश भाऊ शुड नॉट बी गिवन पार्टीज टिकट इज सेकंड पार्ट। चलो हाथ रेस करेंगे, पहला पार्ट जिनको लगता है कि मेन आइडिया है ऑथर का वो हाथ रेस करेंगे, फर्स्ट पार्ट इज मेन आइडिया, ओके ठीक है। और सबको कुछ ना कुछ चूज करना है, नहीं तो स्किप, ऐसा नहीं है। हाँ, सेकंड पार्ट आइडिया है मेन, सेकंड पार्ट मेन आइडिया है ऐसा लगता है, वो ऐसे कितने हैं, ओके। हाँ, सो पहला पार्ट देखिए, क्रिमिनल पॉलिटिशियंस में हैम्पर द पार्टीज इमेज इन अपकमिंग लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस। स्टेटमेंट क्या है, क्रिमिनल पॉलिटिशियंस में हैम्पर द पार्टीज इमेज इन अपकमिंग लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन। ये जनरलाइज पार्ट है ना रे,
जनरलाइज्ड पार्ट माने क्या? एवरीबडी विल एग्री विद दिस पॉइंट, यस और नो? ये कोई बोलेगा क्या? इंडिया में अलग है, इंडिया में क्रिमिनल चाहिए पॉलिटिक्स के अंदर, वो बात अलग है, लेकिन यूजुअली हम लोग बोलते हैं तो पॉलिटिक्स कैसा होना चाहिए? हम लोग बोलते हैं क्रिमिनल पॉलिटिशियंस नहीं होने चाहिए, करेक्ट? क्रिमिनल पॉलिटिशियंस क्या नहीं होने चाहिए, करेक्ट? तो ये जनरलाइज पार्ट हुआ। और ध्यान में रखिएगा, व्हाट इज एन मेन आइडिया? इट्स अ व्यू ऑफ ऑथर। व्यू ऑफ ऑथर मतलब क्या? जहाँ पे कुछ व्यू आ रहा है, उसका कोई मत आ रहा है, कुछ बोलना चाह रहा है, उसको कोई व्यू दे रहा है। यहाँ पे उसने व्यू दिया क्या? अरे ये तो जनरलाइज पार्ट है ना, तो हर कोई आप पे से एग्री करेगा कि क्या है? क्रिमिनल पॉलिटिशियन में हैम्पर द पार्टीज इमेज इन अपकमिंग लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन। दिस फर्स्ट पार्ट इज अ जनरलाइज पार्ट है। जनरलाइज पार्ट है ना, जैसे टाइम पे आना चाहिए आप लोगों ने टाइम पे, ओके ये क्या है? एवरीबडी विल एग्री, जनरलाइज पार्ट लेक्चर के अंदर, करेक्ट ना? बट सेकंड पार्ट अगर आप लोग देखोगे, दैट्स वाई रमेश भाऊ शुड नॉट बी गिवन पार्टीज टिकट। ये जनरलाइज पार्ट है क्या कि रमेश भाऊ को टिकट मत दो? यहां पे क्या आया? हियर वी गॉट अ स्पेसिफिक व्यू। यहां पे हमको क्या आया? स्पेसिफिक व्यू। अरे उसने एक पर्सन का नाम लिया है, वहां पे लिया है ना स्पेसिफिक। अगेन वो बोल रहा है कि इसको टिकट मत दो। हियर ही हैज गिवन हिज पर्सनल ओपिनियन और पर्सनल व्यू। और जहां पे व्यू देता है या पर्सन, दैट इज क्या होता है? मेन आइडिया होती है। वो क्या होती है? मेन आइडिया होती है कि ऐसा करना चाहिए, ये करो, यही एकमात्र सॉल्यूशन है। ऐसे जब भी वर्ड्स आते हैं, दैट इज नोन एज, वहां पे क्या आ गया? स्पेसिफिकनेस आ गया। जहां स्पेसिफिकनेस आता है वो होता है कंक्लूजन। मुझे बताओ, क्रिमिनल पॉलिटिशियन पार्टी को इमेज को खराब कर रही है, उसको बताना था क्या आपको? क्रिमिनल फिर वैसे तो बहुत है, उसको एक ही था, इसको टिकट नहीं चाहिए, इसलिए वो रीजन दे रहा है बस आपको कि भाई ये क्रिमिनल पॉलिटिशियन है, उसको क्या बताना है? ये इसको टिकट नहीं देना चाहिए, बराबर है ना? हाँ, तो इसको टिकट क्या नहीं देना चाहिए, ये उसको बोलना है मेनली। उसको कुछ लेना देना नहीं उसके पार्टी से, उसको कुछ लेना देना नहीं है देश के पॉलिटिक्स से या क्रिमिनलाइजेशन से। उसको बस एक ही चीज़ है कि शायद होगा उसका दुश्मन होगा वो कुछ, करेक्ट ना? पिछले इलेक्शन में उसको गिराया होगा, तो इसलिए अभी ये बोल रहा है अभी। तो उसको मेन क्या बोलना है कि रमेश भाऊ शुड नॉट बी गिवन पार्टीज टिकट। सो लिखिए पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 कंक्लूजन। पॉइंट नंबर 1 कंक्लूजन, ओके, जिसे हम कहते हैं निष्कर्ष। जिसे क्या कहते हैं हम लोग? निष्कर्ष कहते हैं। हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? निष्कर्ष। तो निष्कर्ष क्या हुआ? रमेश भाऊ शुड नॉट बी गिवन पार्टीज टिकट। लिखिए उसके सामने, रमेश भाऊ शुड नॉट बी गिवन पार्टीज टिकट। एंड अगेन द कंक्लूजन और मेन आइडिया सेम थिंग है। कंक्लूजन या मेन आइडिया, इवन द सेंट्रल थीम इज ऑल्सो सेम। सेंट्रल थीम को थोड़ा अब बाद में उसको इलॉबरेट करेंगे। या अगेन व्हाट इज एन मैसेज ऑफ एन ऑथर, ये सब चीज़ें क्या है? इंटरलिंक्ड ही है। जो चीज़ स्मॉल पैसेज में कंक्लूजन होती है, जो चीज़ स्मॉल पैसेज में क्या होती है? कंक्लूजन होती है, वही जब लॉन्ग पैसेज हो जाता है तो वो हो जाती है मैसेज ऑफ एन ऑथर और द व्यू ऑफ एन ऑथर, या तो सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज, करेक्ट ना? बाय द वे कंसेप्ट बिहाइंड दिस टर्म्स इज सेम। कैसी है? सेम है, ठीक है। अभी मुझे बताओ, तो आपको सबको ध्यान में आ गया? जहाँ पे यहाँ पे व्यू आया था ना कि इसको टिकट मत दो, वो मतलब क्या हुआ? कंक्लूजन ऑफ एन ऑथर, व्यू ऑफ एन ऑथर। तो व्यू जो होता है ऑथर का, दैट इज अ कंक्लूजन। पहला पार्ट क्यों नहीं है? जनरलाइज पार्ट है इसलिए, ठीक है। अब मुझे बताओ, जब सेकंड पार्ट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मैंने बोला ना, इंपॉर्टेंट कौन सा पार्ट है? दिस पार्ट इज इंपॉर्टेंट। ये पार्ट क्या है? इंपॉर्टेंट है। अगर ये पार्ट इंपॉर्टेंट है तो फिर पहला पार्ट जो है, ओके, ये पार्ट जो इंपॉर्टेंट है, तो पहला पार्ट जो है वो क्यों दिया ऑथर ने? मैंने बोला ना पहला पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट क्या है? सेकंड पार्ट इंपॉर्टेंट, इट इज एन कंक्लूजन ऑफ द ऑथर। तो इतना ही दे देता, पहला पार्ट उसने क्यों दिया? एनी रीजन? कुछ तो रीजन होगा ना? ओके, यस, हाँ, और दूसरा? रीजन फॉर हिज व्यू। अच्छा, आप पहला पार्ट रिमूव कर दीजिए, हम लोग ये रिमूव कर देते, पार्ट जो है ना इसको हटा देते हमारे इससे,
विल रिमूव दिस पार्ट, क्योंकि इसका ज़रूरत ही नहीं है, सेकंड पार्ट इंपॉर्टेंट है। अब पढ़िए, अब केवल कंक्लूजन को पढ़िए जो मेन थीम है। क्या बोल रहा है स्टेटमेंट आपका? रमेश भाऊ शुड नॉट बी गिवन पार्टीज टिकट। ये कोई पूरा स्टेटमेंट हुआ क्या? कंक्लूजन हो सकता है? आप किसको बोलेंगे रमेश भाऊ शुड नॉट बी गिवन पार्टीज टिकट, तो वो आपको क्या क्वेश्चन करेगा, क्यों नहीं देना है? तेरा कोई पर्सनल दुश्मनी है क्या उसके साथ? ये स्टेटमेंट कोई मीनिंग है? इस कंप्लीटली मीनिंगलेस स्टेटमेंट। आप पहले पार्ट को हटा दो तो कंक्लूजन को कोई अर्थ ही नहीं बचता, कंक्लूजन हो ही नहीं सकता, कोई स्टेटमेंट ही नहीं बन रहा है तो कंक्लूजन कहाँ से बनेगा? रमेश भाऊ शुड नॉट बी गिवन पार्टीज टिकट, क्यों नहीं? इसको पूरा स्टेटमेंट बोलेंगे क्या आप? होगा क्या? नहीं होगा। तो सबसे पहले व्हेनेवर ऑथर गिव्स हिज व्यू, जब भी ऑथर पैसेज में अपना व्यू देता है तो उसको सपोर्ट करने वाले बहुत से पॉइंट्स पैसेज में होते हैं जिसके सिवा कंक्लूजन करेक्ट नहीं आ सकता, जिसके सिवा कंक्लूजन करेक्ट नहीं आ सकता। दीज आर नॉट इंपॉर्टेंट पार्ट, दीज आर नॉट द मेन आइडिया, बट मेन आइडिया इनके सिवा नहीं आ सकता है पैसेज में। एंड दिस इज नोन एज प्रीमाइस। उसे क्या कहा जाता है? प्रीमाइस, PREMISE। लिखिए, उसे क्या कहा जाता है? पॉइंट नंबर 2, प्रीमाइस। सो पॉइंट नंबर 2 क्या हुआ? प्रीमाइस हुआ। प्रीमाइस क्या है? व्हाट इज अ प्रीमाइस? The part which is supporting to the conclusion, that is known as an premise. Part supporting to the conclusion. Is known as premise. विदाउट प्रीमाइस कंक्लूजन नॉट पॉसिबल। हमने ऑलरेडी देखा, कंक्लूजन कोई स्टेटमेंट दिया तो कंक्लूजन होगा क्या? उसको जस्टिफाई करने के लिए पॉइंट आपको देने ही पड़ेंगे, और जस्टिफाई करने वाले पॉइंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? प्रीमाइस बोलते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रीमाइस बोलते हैं। तो प्रीमाइस लिखा आपने, हाँ, उसके आगे लिखिए फिर स्टेटमेंट, क्रिमिनल पॉलिटिशियन में हैम्पर पार्टीज इमेज इन अपकमिंग इलेक्शंस। क्रिमिनल पॉलिटिशियंस में हैम्पर पार्टीज इमेज इन अपकमिंग इलेक्शंस। ओके, कोई डाउट किसी को यहां तक? आइडिया क्लियर? सो वी हैव सीन 2 पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट? कंक्लूजन ऑफ द पैसेज विच इज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज। सेकंड पॉइंट इज व्हाट? प्रीमाइस। सेकंड पॉइंट इज व्हाट? प्रीमाइस ऑफ द पैसेज, द पार्ट विच इज सपोर्टिंग टू द कंक्लूजन ऑफ द पैसेज। सो हाउ द प्रोसेस फ्लोज इन दिस पैसेज? इस पैसेज में प्रोसेस जो है वो किस तरह से फ्लो हुआ है? सबसे पहले उसने क्या दिया? प्रीमाइस दिया, और उसके बाद उसने क्या दिया? कंक्लूजन दिया। उसके बाद में उसने क्या दिया? कंक्लूजन दिया। तो पहले वो बोल रहा है कि क्रिमिनल पॉलिटिशियन में हैम्पर द पार्टीज इमेज इन अपकमिंग इलेक्शंस, ठीक है, और इसलिए वो बोलता है कि दैट्स व्हाई रमेश भाऊ शुड नॉट बी गिवन पार्टीज टिकट। अब मुझे बताओ, प्रीमाइस दे रहा है तो रमेश भाऊ का ही नाम क्यों ले रहा है? श्याम भाऊ का नहीं ले रहा है और कोई भाऊ का नहीं ले रहा है। Why he is taking only the name of Ramesh Bhau? अरे रमेश भाऊ का नाम क्यों लिया उसने? ऐसा तो कुछ तो लॉजिक होगा उसके पीछे। यस, क्या लॉजिक है? रमेश भाऊ क्या है? क्रिमिनल है ऐसा, हाँ, मतलब ऑथर को ही ना, बिल्कुल ऐसा ऑथर को लगता है, आप लोग जो बोल रहे हो। तो मुझे बताइए फिर पैसेज में डायरेक्टली मेंशन है क्या कि रमेश भाऊ क्रिमिनल पॉलिटिशियन है? इज इट मेंशन एनीवेयर? है मेंशन? नोवेयर मेंशन है क्या? कहीं पे मेंशन नहीं है। ओके, तो रमेश भाऊ ये क्रिमिनल पॉलिटिशियन है ऐसा हमको पैसेज में कहीं से पता चलता है? क्या डायरेक्टली मेंशन है क्या? हम लोग जब भी बोलते कि व्हेनेवर हम लोग बोलते कॉम्प्रिहेंशन है,
तो सबसे पहला फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पॉइंट है कॉम्प्रेशन का, वो क्या है कि आपको पैसेज के बाहर नहीं सोचना है। आपको जो भी सोचना है वो कैसे सोचना है, पैसेज के अंदर से ही सोचना पड़ेगा आपको। पैसेज को देख के ही आपको आंसर्स निकालने से मन से कुछ आप लोग यूज कर सकते हैं क्या? आपका जीएस का नॉलेज अप्लाई कर सकते हैं क्या? नहीं। अब रमेश भाऊ इज अ क्रिमिनल पॉलिटिशियन इज मेंशन नोवेयर, सो कैन यू से दैट रमेश भाऊ इज अ क्रिमिनल पॉलिटिशियन? यस और नो? फ्रॉम दिस पैसेज ओनली? नहीं बोल सकते, बोल सकते? मैं वही पूछ रहा हूँ ना, यस और नो बताओ ना मुझे। पैसेज के बाहर मत जाइए, पैसेज के अंदर ही रहिए, ठीक है। फिर भी रमेश भाऊ इज अ क्रिमिनल पॉलिटिशियन आप बोल सकते हैं क्या? डेफिनेटली बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि जब वो बोल रहा है कि रमेश भाऊ को टिकट मत दो, वो इसी बेसिस पे बोल रहा है कि रमेश भाऊ क्या है, क्रिमिनल है। उसने तो डेफिनेटली बोला, ये तो कंक्लूजन उसका मेन व्यू ही है कि रमेश भाऊ को क्या मत दो, टिकट मत दो, करेक्ट ना? ये उसका क्या है, मेन व्यू ही है ना। मेन व्यू है कि नहीं है? यस। अगर उसका मेन व्यू है दैट मीन्स रमेश भाऊ ये क्रिमिनल पॉलिटिशियन है, बट एक इधर वो कहीं मेंशन भी नहीं है। अब हम तो बोलते हैं कि कॉम्प्रेशन करते वक्त मन का मत सोचिए, बराबर है ना? इसीलिए व्हेनेवर जब भी ऑथर कोई अपना व्यू देता है, कंक्लूजन देता है, तो ऐसी बातें जो डायरेक्टली मेंशन होती है पैसेज में डायरेक्टली मेंशन होती है एंड दीज आर सपोर्टिंग टू द कंक्लूजन ऑफ द पैसेज, दिस सपोर्टिंग टू, दिस इज नोन एज प्रीमाइसेस। बट देयर आर ऑल्सो some statements or some views which are not directly mentioned in a passage, but these are also supporting to the conclusion of the passage. These are very very important and this is known as assumptions. और उसे क्या बोला जाता है? assumptions बोला जाता है ना, assumptions। assumption मतलब जैसे अभी मतलब कि ऑथर ने ऐसा सोचा है, यस, ऑथर का assumption क्या है? अजम्पशन ऑथर का ही होता है, आपका अजम्पशन नहीं होता है। कंक्लूजन आप डिराइव करते हो ऑथर के व्यू से, बट अजम्पशन ऑथर का रहेगा, जिसे अज्यूम करके ऑथर व्यूज देता है, बट वो डायरेक्टली मेंशन नहीं होते। हाँ, डायरेक्टली मेंशन नहीं होते मतलब पता नहीं चलता, ऐसा नहीं। जैसे रमेश भाऊ क्रिमिनल पॉलिटिशियन है, पता चलता है डायरेक्टली यहाँ से, बट वहाँ डायरेक्टली लिखा नहीं है। दिस इज नोन एज व्हाट? अजम्पशन ऑफ द पैसेज। उसे क्या कहते हैं? अजम्पशन ऑफ द पैसेज। सो लिखिए पॉइंट नंबर 3, अजम्पशंस। पॉइंट नंबर 3 क्या होता है आपका? assumptions होता है, करेक्ट ना? assumptions। तो assumptions क्या है? जो चीजें डायरेक्टली क्या है, मेंशन नहीं है, बट दीज आर ऑल्सो सपोर्टिंग टू द कंक्लूजन ऑफ द पैसेज, ओके। और इसीलिए यूपीएससी सबसे ज्यादा क्वेश्चंस किस पे पूछता है आपको लॉजिक में? अजम्पशन पे, क्योंकि वो डायरेक्टली मेंशन नहीं होती है, आपको कंक्लूजन थिंक करके उसको क्या करना पड़ता है, डिराइव करना पड़ता है, करेक्ट ना? और वहां से आपका लॉजिक ऑफ द कॉम्प्रेशन बहुत ज्यादा डिटेल में चेक हो सकता है। दिस आर द क्वेश्चन ऑफ assumptions, okay? So assumption, right? Assumption is a hidden part of the statement. Assumption is hidden part of the statement. Assumption is hidden part of the statement which is supporting to the conclusions, which is supporting to the conclusion. हिडन मीन्स कहीं तो भी छुपा हुआ, बट वो सपोर्ट। अगर आप अजूमशन आपका गलत है तो आपका कंक्लूजन गलत होगा, क्योंकि अगर वो अजूम नहीं करेगा कि रमेश भाऊ इज अ क्रिमिनल पॉलिटिशियन, तो कभी वो बोल नहीं सकता कि रमेश भाऊ को टिकट मत दो। वो डायरेक्टली बोल रहे हैं कि रमेश भाऊ को टिकट मत दो, दैट मीन्स डेफिनेटली अजूम किया कि रमेश भाऊ क्या है, क्रिमिनल पॉलिटिशियन है। सो प्रीमाइस, तो स्टेप कैसा है लॉजिक का? सबसे पहले क्या आता है इस स्टेटमेंट में? हमेशा ऐसा रहेगा, प्रीमाइस आया, बाद में उसने क्या किया, अज्यूम किया, बराबर है? उसने अज्यूम किया कि प्रीमाइस क्या दिया उसने कि क्रिमिनल पॉलिटिशियन पार्टी की इमेज को हैम्पर करते, बाद में अज्यूम करे कि रमेश भाऊ कौन है, क्रिमिनल है, और इसलिए वो कंक्लूजन दे रहा है आपको क्या, उसको टिकट मत दो। हम जब गए थे तब हम रिवर्स गए थे, हमने लॉजिक लगाया तो हम उल्टे गए, पहले हमने कंक्लूजन निकाला, फिर प्रीमाइस और क्या, assumption निकाला, करेक्ट ना? बट यूजुअली लॉजिक का प्रोसेस ऐसा था, प्रीमाइस, assumption एंड द conclusion of the passage. So premise and assumption both are supporting to the conclusion. Premise और assumption दोनों क्या करते हैं, conclusion को क्या करते हैं,
सब कंक्लूजन उस पर बेस्ड होता है, कंक्लूजन उस पर ही क्या होता है, बेस्ड होता है. बट डिफरेंस बिटवीन देम बोथ में क्या होता है, प्रीमाइस से डायरेक्टली मेंशन्ड है. प्रीमाइस क्या है, मेंशन्ड है. अजम्पशन हिडन है. अजम्पशन क्या है, हिडन है. करेक्ट ना. इसलिए अजम्पशन निकालना कंपेयर टू अदर डिफिकल्ट होता है क्योंकि वो हिडन होता है. ओके हाँ. सो रिटन क्रिमिनल पॉलिटिशियन. आया ध्यान में आप लोगों को, समझ रहे लॉजिक की बातें कैसी होती है. सो क्वेश्चन कब रहेगा, व्हाट इज एन मोस्ट लॉजिकल एंड क्रिटिकल इन्फरेंस और कंक्लूजन ऑफ द पैसेज. कभी क्या रहेगा, assumption ऑफ द पैसेज. ओके. और अगर रहेगा ओनली इन्फरेंस ऑफ द पैसेज, तो हर टाइप पे आपको अलग अलग लॉजिक अप्लाई करना है. ओके देखो एक सिंगल लाइन है, ये क्या है, केवल एक सिंगल लाइन में अगर ऐसे डिफरेंट व्यू बन रहे हैं हमारे, तो इतना बड़ा पैसेज उसमें भी क्या रहेंगे, बहुत से डिफरेंट व्यू रहेंगे. और वही मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कि किस तरह से लैंग्वेज को, पैसेज को टैकल किया जाता है किस कंसेप्ट के साथ. ओके अगर वो आ गया, और सबसे बड़ा है आप लोग देखो मैथ रीजनिंग किताब से भी कर सकोगे. ढेरों लेक्चर्स पढ़े, बैंकिंग के टीचर से, एसएससी के टीचर से, कोई सीसैट के भी टीचर से, और भी कोई होगा, लेकिन कॉम्प्रिहेंशन पूरा लॉजिक का गेम है. ओके और केवल मोस्ट ऑफ द इसके अंदर आपको पैसेज दिए जा रहे हैं और सॉल्व किए जा रहे हैं आप लोगों को, और वहाँ पे शॉर्ट ट्रिक बताई जा रही है. ऐसा कुछ भी नहीं है, ये लॉजिक. और इसके लिए कोई बुक भी नहीं है ना. कॉपी कोई बुक देखा आपने, बहुत कॉम्पिटिशन क्वांट की आपको हज़ारों बुक दिखेंगी, रीजनिंग की दिखेंगी, बराबर है. पर कभी आप देखिए, आप जाएंगे भी कॉम्पिटिशन की किताब लेने, तो वहाँ पे केवल सॉल्विंग है, पैसेज दिया बोलता है सॉल्व करो उसको, और वो एक्सप्लेन कर रहा है उसको, बट लॉजिकल वे ऑफ द प्रोसेस आपको नहीं है. तो ये आपको डेवलप करना पड़ेगा इसके अंदर, करेक्ट ना. तो हम लोग ये इसके अंदर जो है मॉड्यूल के अंदर ये लेंगे. अभी आपने एक और टर्म सुनी होगी वहाँ पे, क्या है, इन्फरेंस एंड कंक्लूजन. इन्फरेंस सुना आपने कभी नाम, इन्फरेंस, इम्प्लिसिट इन्फरेंस नहीं सुना कभी. अरे पेपर में आता है ना, मैंने इसका आपने पेपर देखे नहीं अब तक. सो फर्स्ट टर्म इन्फरेंस, सेकंड इज कंक्लूजन. ओके पहला कौन सा टर्म है, इन्फरेंस है. दूसरा टर्म कौन सा है, कंक्लूजन. दोनों सेम है या डिफरेंट है, कैसे, सेम है या नहीं है. इसका क्या होता है रे, कंक्लूजन मतलब क्या होता है, मैंने बताया. कंक्लूजन मीन्स व्हाट, निष्कर्ष. निष्कर्ष. इन्फरेंस मतलब क्या, अनुमान. इन्फरेंस मतलब क्या होता है, अनुमान. निष्कर्ष और अनुमान अब दोनों भिन्न बातें हैं ना, डिफरेंट टर्म में तो भिन्न ही होंगी, सेम कैसे होंगी. सो कंक्लूजन मतलब क्या होता है, निष्कर्ष. इन्फरेंस मतलब क्या होता है, अनुमान. ओके हाँ. तो दोनों में क्या डिफरेंशिएशन हो सकता है. यस करेक्ट. सबसे पहला कंक्लूजन इज अ सर्टनली और डेफिनेटली करेक्ट. जो चीज आपको डेफिनेटली पता है वो मतलब क्या, जो मेनली ऑथर बोलना चाहता है उसका मेन व्यू है, वो मतलब क्या हुआ, सर्टनिटी यहां पे आई थी. सर्टनली करेक्ट. सर्टनली करेक्ट. वेयर एज इन्फरेंस इज व्हाट, इन्फरेंस क्या है, प्रेडिक्टेबल. जैसे आपने बोला है, ऐसा लगता है. देखो जब मैं बोलता कि पाकिस्तान कभी इंडिया को वर्ल्ड कप में हरा ही नहीं सकता, ओके ये क्या है, अनुमान नहीं. अगर बात करें डिस्कशन में वो क्या होगा, प्रेडिक्शन. अरे आप बात करें डिस्कशन में, अगर कोई बोला कि नहीं इस बार पाकिस्तान की टीम बहुत तगड़ी है, दूसरा यार कुछ भी हो वर्ल्ड कप में नहीं हरा सकता, आज तक नहीं हराया करे, तो आप डेफिनेटनेस पे पहुंच गए. तो आपने क्या दिया, निष्कर्ष दिया. आपने क्या दिया वहाँ पे, वो आगे क्या होगा वो नहीं, पर आपके बोलने में क्या आ रहा है, निष्कर्ष. पर आप मुझे ऐसा लगता है कि इस बार थोड़ा पाकिस्तान की टीम यार तगड़ी है, ऐसा जब आप इस पर इतने फिर भी शायद इंडिया जीत जाएगा. यहाँ पे क्या है, इफ एंड बट में आ गए आप लोग, तो वो क्या हो गया, अनुमान हो. सो व्हाट इज, सो जो कंक्लूजन इज व्हाट, सर्टेनली करेक्ट. एंड वेयर एज इन्फरेंस इज व्हाट, प्रोबेबली करेक्ट. कंक्लूजन क्या है, सर्टेनली करेक्ट. इन्फरेंस क्या है, प्रोबेबली करेक्ट. मुझे ऐसा लगता है. ओके पहला डिफरेंशिएशन ध्यान में आप लोगों को. हाँ कंक्लूजन. नेक्स्ट
कंक्लूजन इज एन मेन आइडिया ऑफ द स्टेटमेंट, मेजरली मेन आइडिया और मेजर आइडिया, मेजर आइडिया ऑफ द स्टेटमेंट मतलब क्या होता है? कंक्लूजन। मेजर आइडिया ऑफ द स्टेटमेंट क्या होता है? कंक्लूजन। वेयर एज इन्फ्रेंस या अनुमान इज व्हाट? ये क्या होता है? अगर ये मेजर है तो ये क्या है? माइनर आइडिया ऑफ द स्टेटमेंट है। दिस इज नोन एज एन माइनर आइडिया ऑफ द स्टेटमेंट। तो एक हुआ मेजर आइडिया, दूसरा क्या हुआ? माइनर आइडिया ऑफ द स्टेटमेंट हुआ। एक हुआ मेजर आइडिया, दूसरा क्या हुआ? माइनर आइडिया हुआ। ये दूसरा डिफरेंशिएशन हुआ दोनों के बीच का। जो उसको मेन बोलना है वो क्या है? कंक्लूजन पैसेज के अंदर, करेक्ट ना? कई बार प्रोबेबिलिटी नहीं, तो दूसरी बार जो माइनर आइडिया रहेगा वो क्या है? इन्फरेंस। ओके, यूजुअली कंक्लूजन एक ही होता है। मेन मुद्दा, मेन आइडिया क्या 4-5 रहेंगे क्या? मेन आइडिया, मेन आइडिया क्या हो सकती है, क्या होती है? यूजुअली एक ही होती है। पैसेज का कंक्लूजन जो होता है वो क्या होता है? हमने कभी देखा है कि मेन आइडिया 5, 7, 10 ऐसी? मेन आइडिया क्या होती है? कोई भी जो मेन बोलना है वो क्या है? एक ही है। ओके, अब तेरा मेन व्यू क्या है? दैट इज नथिंग बट व्हाट? कंक्लूजन। वेयर एज इन्फ्रेंसेस कैन बी मोर देन वन। हो सकती है इन्फ्रेंसेस एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, माइनर आइडिया एक से ज़्यादा हो सकती है। ओके, अगेन कंक्लूजन ये आपको पैसेज से डायरेक्टली पता चलता है, क्योंकि वही तो उसको मेन बोलना है ना। सो इट इज गिवन डायरेक्टली इन द पैसेज। यूपीएससी आंसर के टाइम पे आपको बस वर्डिंग चेंज करेगा थोड़ा, पर वो व्यू वहाँ पे आपको डायरेक्ट पता चलता है। दैट इज नोन एज कंक्लूजन। वेयर एज इन्फरेंस ये डायरेक्टली भी होगा या इनडायरेक्टली भी होगा। सो इन्फरेंस क्या होगा? ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दोनों पॉसिबल, बट कंक्लूजन जो मेन आइडिया वो तो डायरेक्टली मेंशन होगा, क्योंकि मेन आइडिया ही तो उसको मेन बताना है आप लोगों को। सो दैट इज व्हाट। सो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों पॉसिबल है। ओके, तो मेरे आप लोगों को डिफरेंशिएशन लिख लिया आप लोगों ने? कोई डाउट किसी को? हाँ, तो प्रोबेबली करेक्ट, सर्टेनली करेक्ट। माइनर आइडिया, मेजर आइडिया, मोर देन वन, वन। एक डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो क्या है? डायरेक्टली है। दैट डिफरेंस बिटवीन द कंक्लूजन एंड द इन्फरेंस। बट आपको एक ध्यान में रखना है इसके अंदर, अभी यूजुअली यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछता है वो केवल इन्फरेंस आपको नहीं पूछता। केवल अगर इन्फरेंस आए तो वो क्या हुई? माइनर आइडिया हुई। इन्फरेंस मतलब क्या हुआ? माइनर आइडिया हुआ। ठीक है, इन्फरेंस क्या है? माइनर आइडिया ऑफ द पैसेज है, करेक्ट ना? हाँ, तो कंक्लूजन क्या है? मेजर आइडिया है पैसेज का। यूजुअली यूपीएससी पूछता है आपको क्वेश्चन मोस्ट लॉजिकल, रैशनल, कभी रहता है क्या? क्रिटिकल, मोस्ट लॉजिकल, रैशनल, क्रिटिकल, इन्फरेंस ऑफ द पैसेज। मोस्ट रैशनल, लॉजिकल और क्रिटिकल इन्फरेंस ऑफ द पैसेज, ऐसा टर्म है। आप देखो ऐसे ही आता है आपको क्वेश्चन मोस्टली, आपने ऐसे पढ़ोगे ना, व्हाट इज मोस्ट रैशनल, लॉजिकल एंड क्रिटिकल इन्फरेंस ऑफ द पैसेज। मोस्ट क्रिटिकल इन्फरेंस, मोस्ट लॉजिकल इन्फरेंस, मोस्ट, या कोई भी आगे जुड़ के विच मोस्ट सॉलिड इन्फरेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फरेंस। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फरेंस, ऐसे टर्म्स आपने देखे होंगे, देखो बहुत ज़्यादा आते हैं ये टर्म्स। ओके, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग इन्फरेंस नहीं होता। केवल सिर्फ बोलता है व्हाट आर द इन्फरेंस ऑफ द पैसेज, तो केवल इन्फरेंस होगा। बट जब उसके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट करेक्ट, मोस्ट रैशनल, मोस्ट लॉजिकल, मोस्ट क्रिटिकल ऐसे का टर्म्स जुड़ जाते हैं, तो उसका मतलब होता है कंक्लूजन ऑफ द पैसेज। उसका मतलब क्या होता है? निष्कर्ष ऑफ द पैसेज। और शॉर्ट पैसेज में यूजुअली आपको कभी इन्फरेंस केवल नहीं पूछेंगे, आपको मोस्ट लॉजिकल रैशनल इन्फरेंस पूछेंगे। मतलब क्या पूछेंगे? कंक्लूजन पूछेंगे। फिर आप बोलेंगे इन्फरेंस का यूज़ क्या है, इन्फरेंस का आता है। तो जो क्वेश्चन आंसर पैटर्न आते हैं
उसके अंदर जो स्टेटमेंट आपको करेक्ट है कि नहीं वो आइडेंटिफाई करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, वो सब क्या है, इन्फरेंस है। वो सब क्या है, इन्फरेंस। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन मतलब क्या है, सब विविध व्यूज, डिफरेंट व्यूज जो आते हैं वो क्या है, इन्फरेंस बेस्ड पैटर्न है। तो आपको एग्जाम में मेनली जो मेन आइडिया है, कंक्लूजन है, उस पे ही मेन पैसेज फोकस रहेगा। और इसीलिए आपका कॉम्प्रिहेंशन मॉडल में एक पूरा 2 घंटे का 2-2.5 घंटे का लेक्चर मैं केवल लूँगा आपके रूल्स ऑफ रीडिंग पे। रीडिंग करते वक्त कौन से कीवर्ड्स आते हैं, कहाँ पे आपको ध्यान देना है, कहाँ पे ऑथर का व्यू आता है, करेक्ट ना। ये आप अंडरस्टैंड करोगे तब आपको इस टाइप के एग्जांपल्स आएंगे। कंक्लूजन, ओके, तो इसका मतलब क्या होता है, कंक्लूजन। अब हमारा जो पहला स्टेटमेंट था, क्रिमिनल पॉलिटिशियंस में हम पर द कुछ पार्टीज इमेज इन अपकमिंग लेजिस्लेटिव इलेक्शंस, तो इसका मुझे आप इन्फरेंस निकाल के बताइए। कंक्लूजन तो हमने निकाल लिया है, मैं कर रहा हूँ माइनर आइडिया निकाल के बताइए। इन्फरेंस क्या होगा, इन्फरेंस क्या होगा। रामबो इज क्रिमिनल, ये तो अजम्पशन हुआ ना रे, वही कैसे इन्फ्रेंस होगा। हमने तो अभी तो अजम्पशन निकाला ना, रामबो इज क्रिमिनल। कौन है, रमेश भाऊ है, रामबो नहीं, यहाँ पे रमेश भाऊ है ना। रमेश को राम कहाँ से कर दिया आपने। मे नॉट बी क्रिमिनल, नॉट कैसे आएगा, अरे वो पूरा व्यू पैसेज का वो क्रिमिनल, उसका क्रिमिनल उस पर ही है, तो वो नहीं कैसा होगा। नो, वो व्यू दे रहा है, जरूरी नहीं कि पॉलिटिकल पार्टी उसको कर ही रही है। खाली कोई किया भी होगा तो ऐसा डायरेक्ट आप बोल नहीं सकते ना कि पॉलिटिकल पार्टी ऐसा कर रही करके। कौन, मे बी क्या वो है ही क्रिमिनल, तो मे बी का सवाल ही नहीं आता ना। रमेश वो क्रिमिनल है, हमने अजम्पशन निकाल ही लिया, उसको टिकट मत दो तो क्रिमिनल ही है, तो मे बी का सवाल ही नहीं है वहाँ पे। क्या इलेक्शन का टाइम आ रहा है, हाँ, तो क्रिमिनल पार्टी की इमेज क्या होती है, खराब होती है। हमको क्या चाहिए, देखो पहला सेकंड पार्ट क्या मेजर आइडिया है, मैंने कहा इन्फ्रेंस मतलब क्या होता है, माइनर आइडिया। इन्फ्रेंस इज व्हाट, माइनर आइडिया है ना, तो पहले पार्ट से रिलेटेड होगा। जैसे इन्होंने अभी क्या बोला कि पार्टी की इमेज, क्रिमिनल पॉलिटिशियन में डैमेज द पार्टीज इमेज, बट और स्पेसिफिकली अगर हम लोग थोड़ा जाएंगे तो इन्फ्रेंस डायरेक्ट वैसे का वैसा वर्ड थोड़ी इन्फ्रेंस होगा। सो बेटरली अगर हम उसको लिखे तो हम लोग कैसे लिखेंगे उसको इन्फ्रेंस को, कि रमेश भाऊ मे हैम्पर पार्टीज इमेज इन असेंबली इलेक्शन। यस, रमेश भाऊ जो है वो पार्टी की इमेज असेंबली इलेक्शन में खराब कर सकता है। हमने पहले क्या लिया था स्टेटमेंट में, क्रिमिनल पॉलिटिशियन, तो रमेश क्रिमिनल पॉलिटिशियन कौन है, रमेश भाऊ है। सो राइट इन्फरेंस ऑफ द पैसेज। सो राइट इन्फरेंस, इन्फरेंस क्या लिखोगे आप, रमेश भाऊ मैं हैम्पर, यस, पार्टीज इमेज, रमेश भाऊ मैं हैम्पर द पार्टीज इमेज in upcoming legislative assembly elections. Ramesh Bhau may hamper the party's image in upcoming legislative assembly elections. Okay? हाँ, तो देखो हमने केवल एक स्टेटमेंट देखा कि क्या है, क्रिमिनल पॉलिटिशियन में हैम्पर द पार्टीज इमेज इन अपकमिंग लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन रमेश भाऊ नॉट गिवन, पर उसको देखो कितने डिफरेंट एंगल्स है, उसका कंक्लूजन अलग आ रहा है, इन्फरेंस अलग आ रहा है, कुछ प्रीमाइस है, कुछ उसका क्या है अजम्पशन है। तो मुझे बताओ बड़े पैसेज में फिर और भी कितने व्यूज़ होते होंगे ना। ऐसे थोड़ा थोड़ा आप ऑब्जर्व करोगे। हमको देखो हर कोई क्वेश्चन तो बराबर लाना नहीं, और वो आ भी नहीं सकता, करेक्ट ना, क्योंकि आप की चेक करोगे। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि हमारे मेरे नोट्स के बाहर कुछ मत करो, और कोई करेक्ट ना इसके बाहर कोई एग्जाम पेपर निकाल ही नहीं सकता, देखा दूर दूर तक उनके नोट से कुछ मिलता नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं होगा। तो हमको क्वालिफाई करना है, तो मैं इतना बोलूँगा कि आप लोग जब इसको, मैं जो बेसिक कंसेप्ट, मेरा फोकस रहेगा कंसेप्ट पे, क्योंकि मेरा हमेशा मानना है कि शॉर्ट ट्रिक तभी अप्लीकेबल है जब आपको कंसेप्ट पता है। आपको कंसेप्ट पता नहीं और आप लोग शॉर्ट ट्रिक किए जा रहे हो, ओके। और अभी तो यूपीएससी के क्वेश्चन आते हैं 70% क्वेश्चन को कोई शॉर्ट ट्रिक लगती भी नहीं है, ठीक है। पेपर आ गया और बाद में कोई एक्सप्लेनेशन दे रहा है और उसमें वो कुछ शॉर्ट ट्रिक आपको बता रहा है, तो बात अलग है उसके अंदर, पर वो आने के बाद की शॉर्ट ट्रिक है ना, उसके पहले उसने थोड़ी पढ़ाई थी उसके अंदर, करेक्ट। तो ये आपको ध्यान में रखना है इसके अंदर, ठीक है। तो आपने देखा अजम्पशन, कंक्लूजन और क्या
इन्फरेंस, ये पैटर्न देखिए हमने यहाँ पे। ओके सो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं, रीजनिंग पे आते हैं। सो विल स्टार्ट विद हमारा मॉडल। मैंने बोला था हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैथ्स के इंट्रोडक्शन को 2-2.5 घंटे जाएंगे, तो उससे अच्छा हम लोग क्या करते हैं, और वैसे बार मैथ्स बाद में लेना है 1 महीने बाद हमको, उससे अच्छा तभी हम लोग इंट्रोडक्शन लेंगे उसका। तो अभी हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट क्या करते हैं, कॉम्प्रिहेंशन को मैंने आइडिया इसलिए दिया आपको क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन बहुत कम लोगों को पता है कि ऐसे एंगल्स होते हैं, इसलिए मैं थोड़ा डिस्कशन हमने आधा घंटा लिया है इसके ऊपर। बट अब हम लोग प्रॉपरली स्टार्ट करेंगे हमारे मॉडल को अभी से। ओके सो प्लीज राइट द टॉपिक जनरल मेंटल एबिलिटी। लिखिएगा उसको, जनरल मेंटल एबिलिटी। हमारे सिलेबस पे रीजनिंग वर्ड ऐसा मेंशन नहीं है। क्या मेंशन है? जनरल मेंटल एबिलिटी, जिसको हम लोग रीजनिंग बोलते हैं। आप बोलोगे लॉजिकल रीजनिंग मेंशन है, तो उसे हम लोग क्रिटिकल रीजनिंग भी बोलते हैं, पर वो अजम्पशन हमने कॉम्प्रिहेंशन से कनेक्ट कर दिया है उसको, वो हम लोग उसमें देखेंगे। उसमें केवल एक टॉपिक है जिसका नाम है सिलोजिज्म्स, वो हम इसमें कवर करेंगे। ओके जनरल मेंटल एबिलिटी। ओके इसका जो अभी आज इंट्रोडक्शन हमारा वैसे चल रहा है, पर रीजनिंग के इंट्रोडक्शन में कल वगैरह एक आधा टॉपिक हमारा हो जाने दीजिए, क्योंकि थोड़ा सेमिनार है तो लड़कों को कुछ क्वालिटीज़ वगैरह भी पता चलनी होनी चाहिए। ओके तो इसलिए पहले इस पर हम लोग लिखेंगे, पहला टॉपिक हमारा है, उससे स्टार्ट कीजिए। हम लोग इंट्रोडक्शन रीजनिंग का जो है टॉपिक, सब टॉपिक्स क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो सब बातें देखेंगे। डायरेक्ट टॉपिक क्यों स्टार्ट करते हैं आज सबके हैंडआउट से। हाँ तो लिखिए टॉपिक रूट्स एंड नेटवर्क डायग्राम। नए पेज पे चालू कीजिए टॉपिक रूट्स एंड नेटवर्क डायग्राम्स। बहुत न्यू टॉपिक है, आपकी हैंडआउट देख सकते हो, बट मैंने बताया आपको कि हर साल इस पे क्वेश्चन आता है और आप लोग इस टॉपिक को निगलेक्ट किए जा रहे हो। आप लोग ब्लड रिलेशन कर रहे हो, सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह वही कर रहे हो, बट ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई लोगों ने तो आज नाम सुना होगा कि ऐसा भी कुछ होता है, कह रहे भाई, पर हर ईयर क्वेश्चन आया उस पर। एवरी ईयर यू विल गेट अ क्वेश्चन। मतलब 2-3 साल को अगर छोड़ दे, पिछले 10 सालों में, 10-11 सालों में 2-3 साल को छोड़ दे, तो एवरी ईयर देयर इज 1 or 2 क्वेश्चंस ऑन दिस। एंड 2 साल तो ऐसे कि जिसमें पजल बेस्ड आए, मतलब एक के ऊपर 3 से 4 क्वेश्चंस, एक बार 4 क्वेश्चन भी आए, एक बार 3 क्वेश्चंस भी आए हैं। ओके तो पजल बेस्ड क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इस पर क्या होते हैं, फ्रेम होते हैं, और एवरी ईयर 1 से 2 क्वेश्चन आपको आते हैं। तो रूट्स एंड नेटवर्क डायग्राम हम आपके पास हैंडआउट दी हुई है, जो ऑनलाइन है उनको हैंडआउट गई है मैम, ऑनलाइन वालों को PDF है, ठीक है। तो सबको अभी ऐसे लेक्चर के पहले ही हम लोग हैंडआउट दे देते जाएंगे, और वैसे उसको हम लोग सॉल्विंग लेक्चर में लेते जाएंगे इसके अंदर, क्योंकि क्वेश्चन लिखा के दो और वो उसको टाइम नहीं है। ओके आप हैंडआउट इधर रखिए, आपको घर के करते बैठना है, तो वैसे भी आप लोग आपकी नोट्स वैसे ही रीलर बनाते हैं, नहीं तो हैंडआउट से इधर आप आपका लिखते बैठिए। वैसे भी क्वालिफाइंग पेपर है, आप कहाँ कर टाइम देने वाले हो इसको। ओके अलग लिखते बैठने के लिए, ठीक है। सो रूट्स एंड नेटवर्क डायग्राम्स, इसमें हर क्वेश्चन कैसा है, एक दो क्वेश्चन को पढ़िए आप। क्या करें, नंबर ऑफ रूट्स, नंबर ऑफ वेज, यहां से यहां जाना है, घूम के आना है, तो कितने वेज में पॉसिबल है। सो दिस व्हाट एवरी क्वेश्चन यू विल गेट हियर, दैट इज रिलेटेड विद द वेज। ओके और वेज कैसे करते हैं हम लोग, वेज को क्या करते हैं हम लोग, अरे वेज निकालना है मतलब क्या करना है, काउंट करना है ना। अरे इन हाउ मेनी वेज इट इज पॉसिबल। आपके एग्जाम में जिस टॉपिक को आप बहुत डरे होते हो वो एक क्वांट, और क्वांट में भी जिस टॉपिक को बहुत डरे होते हो, क्वांट में एक टॉपिक है जिसमें हम लोग वेज फाइंड करते हैं, इन हाउ मेनी वेज इट इज पॉसिबल। वो टॉपिक का नाम क्या है, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, बराबर है, क्या है, देखो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हर एग्जांपल क्या है, इन हाउ मेनी वेज, कितने वे से पॉसिबल है, बराबर है, उसका एप्लीकेशन ये टॉपिक है। आप बोले परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इतना भारी टॉपिक जो है वो अब तक पढ़ा ही नहीं आपने, तो बहुत टफ है, और आप उसका एप्लीकेशन अभी यहाँ पे पढ़ा रहे हो पहले लेक्चर में, करेक्ट ना, और वो भी रीजनिंग के अंदर। तो यही इंटरलिंकेज आपको सीखना है, मैं बताऊंगा कि कुछ नहीं है, एकदम इजी पार्ट है। व्हाट इज परम्यूटेशन एंड व्हाट इज कॉम्बिनेशन, व्हाट इज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। हम यहाँ पे क्या है, मैंने बोला ना आपको क्या क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चन क्या आते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, इन हाउ मेनी वेज इट इज पॉसिबल, कितने वे से पॉसिबल है, दैट इज नोन एज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। सो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इज नथिंग बट फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, इट इज नथिंग। अरे वेज काउंट करना है मतलब क्या करना है, काउंट करना है। सो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और कुछ भी नहीं है, इट इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, बराबर है। मुझे यहाँ पे चेक करना है, तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्या है, और काउंटिंग 2 वे से हो सकती है। काउंटिंग कितने वे से हो सकती है, 2 वे से। कैसे, कौन से 2 वे काउंट करने के, इस क्लास में मुझे स्टूडेंट काउंट करने हैं, तो मैं क्या करूंगा,
एक तो एडिशन करूंगा, 1 2 3 4 5, तो पहला क्या हुआ? एडिशन। दूसरा क्या हो सकता है? एक इसके ऊपर 4 लोग बैठे हुए ऐसे 10 है, तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 4 दैट इक्वल टू व्हाट? 40। 10 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज व्हाट? 40। दूसरा क्या हुआ? मल्टीप्लिकेशन। सो काउंटिंग में 2 ऑपरेटर सबसे ज्यादा यूज होते हैं, दैट इज एडिशन एंड दी मल्टीप्लिकेशन। और एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का एप्लीकेशन जो है वो है काउंटिंग में, जिसे हम लोग कहते हैं परम्यूटेशंस एंड दी कॉम्बिनेशन। सो एक थोड़ा इसके इंट्रोडक्शन ले लेते हैं हम लोग, परम्यूटेशंस एंड द कॉम्बिनेशन, और फिर हमारे टॉपिक को हम लोग इलॉबरेट करेंगे और डिटेल में। ओके हाँ, कल आते आते भी ये टॉपिक कल भी चलेगा हमारा, तो लेके आना हैंड आउट। ओके, नहीं तो आप तो वापस मांगोगे और दूसरा घर पे भूल गए, करेक्ट? तो ऐसा देंगे नहीं हमको। हाँ, तो परम्यूटेशंस एंड द कॉम्बिनेशंस को हम लोग डील अप करते हैं। व्हाट इज अ परम्यूटेशन एंड व्हाट इज एन कॉम्बिनेशन? ओके, तो व्हाट इज परम्यूटेशंस एंड द कॉम्बिनेशन? तो अभी इसमें भी क्या डिफरेंशिएशन है? ओके, हम लोग जो बोलते हैं कॉम्बिनेशन है, अगेन परम्यूटेशन से, इसमें क्या डिफरेंशिएशन है या क्या मीनिंग हो सकता है इसका? कुछ आइडिया? 9 10th में हुआ होगा, 11 12th में तो डेफिनेटली हुआ ही होगा आपका। रिपीट होती है थिंग्स, मतलब कॉम्बिनेशन। मागे काय कोणी सांगू शकेल? कानपुर स्टूडेंट्स, व्हाट इज परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन? ओके, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्लीज। कॉम्बिनेशन जब हम लोग बोलते हैं, ओके, सो कॉम्बिनेशन मतलब होता है ना, अपन इसका बैटिंग, क्रिकेट में बैटिंग पे कोई आता है तो हम लोग लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन जब होता है तो बॉलर को बॉलिंग करना क्या होता है? डिफिकल्ट होता है। कॉम्बिनेशन इज ऑल अबाउट व्हाट? अब इसमें जरूरी नहीं कि कौन लेफ्ट एंड कौन राइट है, स्ट्राइकर एंड पे लेफ्ट के राइट है, कोई कैसे भी चलेगा। सो कॉम्बिनेशन इज ऑल अबाउट ओनली सिलेक्शन। कॉम्बिनेशन इज अबाउट व्हाट? हम बोले ब्लैक एंड व्हाइट ड्रेसिंग बहुत अच्छा लगता है, तो इसमें आपने ऐसा नहीं बोला कि ब्लैक कलर की पैंट होना और व्हाइट कलर का शर्ट होना, ऐसा हो सकता है व्हाइट कलर का पैंट और ब्लैक कलर का शर्ट। सो ऑलवेज कॉम्बिनेशन इज ऑल अबाउट दी सिलेक्शन। ओके, आप अभी इस बार का ऐड कितने पोस्ट का है रे? 1105 पोस्ट का है। आप मुझे बताओ, पहले भी आ गए तो आप सिलेक्टेड हो, और 1105 भी आ गए तो क्या हो? सिलेक्टेड हो। बाय द वे, हर किसको राइट है कि ही इज एन सिलेक्टेड। तो ये 1105 लोगों का क्या है? कॉम्बिनेशन है ऐड के अंदर। हर किसको सेम राइट है ना? ये होता है क्या? कॉम्बिनेशन। दिस इज नोन एज कॉम्बिनेशन बिकॉज इट डील्स ओनली विद द सिलेक्शन। जैसे प्लेइंग 11 सिलेक्ट कर रहे हैं, आज के मैच की प्लेइंग 11 क्या है? तो पहला हो या आखिरी हो, चाहे वो विराट हो या और कोई प्लेयर हो। ओके, सो बुमराह हो, हर किसी को क्या है? सेम राइट है, हर कोई टीम का क्या है? पार्ट है। सो कॉम्बिनेशन इज ऑल अबाउट दी सिलेक्शन, बट permutation is about the arrangement. Permutation is about the arrangement. Arrangement मतलब क्या? Arrangement is arrangement matters in day to day life or not? मैटर करता है अरेंजमेंट करना? ओके, फैमिली फोटो है, दादाजी के साथ पूरे परिवार है, चाचा है, आपके सब है, सब है, तो मुझे बताओ उस फैमिली फोटो लेते हैं, दादाजी को पीछे खड़ा करोगे क्या आप? और सब बाकी लोग बैठेंगे क्या? और दादाजी भी ऐसे कोपरे में खड़ा रहकर चलेगा क्या? वो कहाँ होंगे? सेंटर में होंगे ना। वैल्यू माना पाना सा प्रश्न है कि नहीं? सो दैट इज व्हाट, यहाँ पे आप लोग अगर देखोगे तो जहाँ पे अरेंजमेंट मैटर होती है वो मतलब क्या है? परम्यूटेशन। विराट को 11वें नंबर पे बैटिंग को भेज सकते हो आप लोग? कभी हिम्मत करेंगे कोई भी कैप्टन रहा तो? सो क्यों, क्या वहाँ पे क्या मैटर है? अरेंजमेंट। सिलेक्ट होना है, सपना है क्या है? आईएएस बनना है, बराबर है। 1105वां रैंक आया, जमेगा क्या? होगा क्या? नहीं होगा, करेक्ट। तो इसलिए अगर आईएएस चाहिए, आईपीएस चाहिए, तो आपको क्या चाहिए? रैंकिंग चाहिए। रैंकिंग चाहिए मतलब क्या? 1105 वाला नहीं बोल सकता कि मैं आईएएस बनूंगा, मैं आईएएस में सिलेक्ट हो गया। वो बोले मैं सिलेक्ट हूँ, मैं यूपीएससी सिलेक्टेड हूँ, बट आईएएस चाहिए तो आपको क्या चाहिए? रैंक चाहिए। जहाँ पे रैंक इंपॉर्टेंट होता है दैट इज नोन एज एन परम्यूटेशन। यहाँ पे क्या होता है? परम्यूटेशन। सो रैंक मैटर्स, रैंक और सीक्वेंस ये इंपॉर्टेंट है।
वेयर एज कॉम्बिनेशन में रैंक और सीक्वेंस ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, रैंक और सीक्वेंस ये क्या नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। जहां पे इंपॉर्टेंट नहीं है वो है कॉम्बिनेशन, जहां पे रैंक और सीक्वेंस इंपॉर्टेंट रहता है वो क्या है, परम्यूटेशन। जहां पे रैंक्स इंपॉर्टेंट रहते हैं वो क्या होता है, परम्यूटेशंस होता है। लेट सपोज मैं ओपनिंग को भेज रहा हूं विराट कोहली और रोहित शर्मा को, ओके, तो ये परम्यूटेशन हुआ कि कॉम्बिनेशन हुआ? विराट कोहली एंड रोहित शर्मा विल ओपन फॉर इंडिया टुडे, इज इट परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन? कॉम्बिनेशन है, परम्यूटेशन है। ओपनर्स ऑफ द टुडे आर विराट कोहली एंड रोहित शर्मा, इट इज अ कॉम्बिनेशन नॉट परम्यूटेशन। क्योंकि ओपनर, हमने ओपनर अपनी टीम थोड़ी बोली, हमने क्या बोला, ओपनर। दोनों भी ओपनर, दोनों को इक्वल राइट है। वो भी ओपनर, विराट भी ओपनर है, और क्या, रोहित शर्मा भी ओपनर है। सो ये विराट और रोहित शर्मा का क्या हुआ, कॉम्बिनेशन। लेकिन वहां पे जाके कौन स्ट्राइकर एंड पे जाएगा और कौन नॉन स्ट्राइकर एंड पे आएगा, ये जब हम लोगों को लगे कि विराट विल बी इन द स्ट्राइकर एंड टुडे। ओके, सो जैसे हम लोग बोलते हैं कि सचिन तेंदुलकर के बारे में हमेशा था कि सचिन तेंदुलकर ओपनिंग में हमेशा आते थे, लेकिन कभी स्ट्राइकर एंड पे वो पसंद नहीं करते थे। सचिन हैज ऑलवेज स्टार्टेड विद द नॉन स्ट्राइकर एंड। देखिए आप, करेक्ट ना? तो अगर आप लोग देखोगे तो जब आप लोग ये बोलोगे कि आज रोहित शर्मा स्ट्राइकर एंड पे है और विराट नॉन स्ट्राइकर एंड पे है, तो यहाँ पे क्या आ गया, सीक्वेंस आ गया। जहाँ पे स्पेसिफिकेशन में सीक्वेंस आता है, जहाँ पे रैंक इंपॉर्टेंट होता है सीक्वेंस के अंदर, दैट इज नोन एज व्हाट, उसे कहते हैं परम्यूटेशंस। उसे क्या कहते हैं, परम्यूटेशंस कहते हैं। आप ऑल इंडिया रैंक 1 कौन आया, 2 कौन आया, 3 कौन आया, ये कौन है, परम्यूटेशन है। मैं यूपी से सिलेक्ट हुआ, कितना वो पता नहीं है, पहला हुआ या 1105वां हुआ, ये क्या है, कॉम्बिनेशन है। समझे आप लोग? ये लॉजिकल कंसेप्ट है। ये लॉजिक अगर आपको ध्यान में आ गया तो कोई जरूर बड़ा नहीं है आपके लिए सीसेट क्वालिफाई करना। लेकिन वही मैं जो बोल रहा हूँ कि कंसेप्ट पे फोकस नहीं है, केवल क्वेश्चन सॉल्व किए जा रहे हैं, और इसीलिए आपके एग्जाम में रिजल्ट्स नहीं आते। सपोज मुझे बताइए कि अभी मेरे पास 3 स्टूडेंट्स हैं, A, B, C, there are 3 students and I have to select 2 students from them. मुझे उसमें से 2 लोगों को सिलेक्ट करना है। मुझे उसमें से क्या करना है, 2 लोगों को सिलेक्ट करना अगर है तो मैं किस वे से सिलेक्ट कर सकता हूं, कितने वे से सिलेक्ट कर सकता हूं? आई हैव टू सिलेक्ट 2 स्टूडेंट्स फ्रॉम देम। अब सिलेक्शन मतलब क्या हुआ, इट्स परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन? कॉम्बिनेशन है। सिलेक्शन इज ऑलवेज अ कॉम्बिनेशन। हाँ, तो कितने वे से कर सकता हूं मैं, बताओ ना, क्या क्या हो सकता है? 3 वेज। कैसे? ए बी, बी सी, ए सी, ओनली 3 वेज, बराबर है। अब आप ए बी ले रहे, बी सी ले रहे और ए सी ले रहे, बराबर है। मुझे, और यहाँ पे अगर मैंने ए बी को सिलेक्ट किया तो उसमें ऐसा नहीं होगा कुछ कि बी बोलेगा कि मुझे सेकंड क्यों सिलेक्ट किया, आपने ए को पहले किया। सिलेक्ट हुआ, दोनों को क्या, इक्वल इंपॉर्टेंस। सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है, हमको सीक्वेंस इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर ए बी सी 3 लोग हैं, ABC 3 लोग हैं, मुझे 2 लोगों को अरेंज करना है। व्हाट आई हैव सेड, नॉट अबाउट सिलेक्शन, परम्यूटेशन इज अबाउट द अरेंजमेंट। जब मैं अरेंज कर रहा हूं ना, वहां पे क्या इंपॉर्टेंट है? अभी यहां पे दोनों बैठे, ये राइट हैंड साइड में, ये लेफ्ट में है, मेरे राइट में, और इधर क्या, लेफ्ट में, सॉरी इधर राइट में और इधर लेफ्ट में, बराबर है। अगर मैं इन दोनों को बोल रहा हूं कि फर्स्ट इस पे कौन बैठा है, पहले बेंच पे कौन बैठा है, तो ये क्या बोलेंगे, दोनों को इक्वल ये है, बराबर है। वो क्या हुआ, कॉम्बिनेशन। बट राइट में कौन बैठा है और लेफ्ट में कौन बैठा है, क्योंकि मैं इनको इधर कर दूं, इधर उनको कर दूं, तो राइट और लेफ्ट क्या हुआ, चेंज हुआ। यहाँ पे रैंकिंग चेंज हो गई है। यहाँ पे क्या चेंज हुआ है, रैंकिंग या सीक्वेंस चेंज हुआ है ना। मैं काउंट करूंगा तो पहले ये थे, अभी ये आ जाएंगे उसके अंदर। जहाँ पे सीक्वेंस चेंज होता है वो क्या होता है, परम्यूटेशंस होता है। जब पे सीक्वेंस मैटर करता है, लाइक ए बी लो या बी ए लो, सिलेक्शन में सेम है, ए बी को सिलेक्ट करो या बी ए को, पर सीक्वेंस में ए बी, बाद में क्या, मुझे 2 ही अरेंज करने हैं, लेकिन मैं ए बी को अलग कर रहा हूं। यहाँ पे ए पहले है, बाद में बी है, इधर बी पहले, बाद में ए। समझ रहे आप लोग? सेकंड, और 2 ही लोग चाहिए मुझे 2 ही लोग चाहिए, पर बी सी और क्या, सी बी, बी सी और क्या, सी बी। ओके,
BC और क्या है CB, हाँ अगेन AC और क्या CA। हर एक में अरेंजमेंट डिफरेंट है, इसलिए उधर हमारे कितने वे पॉसिबल हो रहे थे 6 वेज, यहाँ पे कितने वेज पॉसिबल हो रहे थे, सॉरी इधर 3 वेज पॉसिबल हो रहे थे, यहाँ पे कितने वेज हो रहे हैं 6 वेज। ये फर्क है परमिटेशन का और क्या कॉम्बिनेशंस का। यस इतना इजी है, आपको क्या करना है केवल काउंट ही तो करना है। इट्स अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द काउंटिंग, इट्स एप्लीकेशन ऑफ एडिशन एंड द मल्टीप्लिकेशन। आप यहाँ पे काउंट कर रहे हो, उसके कुछ फॉर्मूलाज है, उसके थ्रू आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। ओके और उसका एप्लीकेशन है, कई लोगों को तो आज पता चला होगा कि ऐसा रहता है क्या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ये रहता है क्या, इसका मीनिंग क्या होता है, करेक्ट ना। इस तरह से कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको रखनी पड़ेगी, ठीक है। हाँ तो अभी हमारा जो पहला टॉपिक है दैट इज नेम इज व्हाट, रूट्स एंड नेटवर्क डायग्राम। तो मुझे लगता है कि थोड़ा अभी कितना बजे, आज केवल इंट्रोडक्शन है, फिर कल ही स्टार्ट करें क्या इसको प्रॉपरली। हाँ कल ही स्टार्ट करते हैं हम लोग फिर प्रॉपरली पूरा। कल ऑनेस्टली ओके सॉरी मैं सच में बोल रहा हूँ कि बहुत डिले हुआ, आज थोड़ा बीच में प्रॉब्लम भी हुआ, बट हम लोग पूरा मैनेज करेंगे कल से। डोंट भी आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, मुझे भी पता है। और कैसा लगा आपको सेशन वगैरह इंट्रोडक्शन? प्लीज़ आपके दोस्त होंगे कुछ चाहिए वैसा एक्सपेक्टेशन अगर हमको और आना चाहिए रिस्पॉन्स वगैरह, तो आपके जो फ्रेंड्स होंगे कलीग्स होंगे उनको भी लेके आइए। वैसे फ्री सेमिनार है आज से तो और 4 दिन तक, ठीक है ना। आप उसके बाद भी अटेंड करके डिसीजन ले सकते हैं कि एडमिशन लेना है क्या, पर जितना आप जल्दी एडमिशन ले लोगे उतना आपको भी पढ़ाई आप जल्दी स्टार्ट करोगे, नहीं तो इफ एंड बट में ही चीज़ें रहती है। और आपको भी पता है कि घर पे क्योंकि जीएस का लोड इतना होता है कि घर पे वैसे हो नहीं पाते, यहाँ पे आप फीस पे करोगे, 2 घंटा मेरे साथ बैठोगे, कुछ डिस्कस करेंगे, कुछ पॉइंट्स पता चलेंगे, जैसे आज ही डिक्शन किया होगा, पर आपको भी कुछ चीज़ें नहीं पता चली ना कि ऐसा ऐसा रहता है ये, तो वो उतना आपको आउटपुट एग्जाम में ज़्यादा जरूर आएगा, मैं इतना बोल रहा हूँ। बाकी गारंटी वगैरह तो लोग कि क्लास के तो कैसे सिलेक्ट होगा, तो मैं ऐसे फालतू अच्छे दिनों के कोई वादे नहीं करता हूँ, ठीक है। मेहनत हम लोगों को साथ में करना है, सो वी हैव टू साथ में वर्क करना है। मैं पूरी मेहनत लूंगा और जैसे क्वेश्चन सब सॉल्व करा के लेंगे, सब PYQs आपके होंगे, इसका मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपका एक भी PYQ नहीं छूटेगा और ऑल पैटर्न्स पूरे कवर होंगे। 2 महीने तक चलेगी बैच, तो आप पकड़ के लिए मैक्स टारगेट टिल द 10th of April मैक्स करेंगे। ओके हाँ तो अभी तक तो 31st of मार्च तक ही मैं शेड्यूल बनाया है, पर अगर हो गया कुछ डिले, कैसा डिस्कशन है, स्टूडेंट्स का कैसा लेवल है, उससे हम लोग डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो बस उतना दीजिए 2-2.5 घंटे रोज, ठीक है। और जिन्होंने इनरोल नहीं किया है करना होगा तो वो इनरोल कर लीजिए अभी बैच को, ठीक है। बैच विल कंटिन्यू, आपके दोस्तों को सबको ग्रुप में कन्वे कीजिए प्लीज़, लगा होगा अच्छा तो ओके, ठीक है। तो जिनको मुझसे मिलना है अभी बात करना है आप कर सकते हो ग्रुप में, जो भी है आए जो नए स्टूडेंट्स है वगैरह, ठीक है। थैंक यू। हेलो हाँ हैंडआउट लेके आना है कल, हैंडआउट लेके आइए वापस, ये वाली रूट्स एंड नेटवर्क डायग्राम वाली।